हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है व्हाट इज़ साइकोलॉजी। आखिर साइकोलॉजी है क्या, ये इस चैप्टर में आज हम देखेंगे। देखिए, आपने 11th स्टैंडर्ड में जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया है वो आपको ज़्यादा हार्ड लगा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में उसका बहुत डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, समझ में कुछ भी नहीं आता। लेकिन इस लेक्चर में आपको मैं एकदम इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगी कि कैसे साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और आखिर साइकोलॉजी सब्जेक्ट बना कैसे उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो आज इसमें हम देखेंगे। और ये सब्जेक्ट आपकी रियल लाइफ की, मतलब आपकी जो डेली लाइफ है, कैसे उसमें ये यूज़ होता है, ये सब चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ साइकोलॉजी। उसके बाद साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, मतलब साइकोलॉजी एज अ साइंस कैसे बना, वो देखेंगे। नेक्स्ट है साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, मतलब साइकोलॉजी आखिर साइंस कैसे है, वो देखेंगे। उसके बाद है साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, मतलब सोशल साइंस पर साइकोलॉजी का कैसा इम्पैक्ट है, वो देखेंगे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। मैंने आपको अभी बताया कि साइकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी करता है, कि साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड की और बिहेवियर की स्टडी करता है। वो कैसे करता है, माइंड एंड बिहेवियर कैसे होता है, ये सब चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है पॉपुलर नोशन अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। लास्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, मतलब इंडिया में साइकोलॉजी की डेवलपमेंट कैसी हुई, वो सब हम देखेंगे। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद है साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन। और लास्ट पॉइंट है हमारा साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। इतना सब कुछ देखने के बाद हमें ये जानना है कि ये सब कुछ साइकोलॉजी में, ये सब जो चीज़ें होती है, ये सब जो चीज़ें साइकोलॉजी में है, ये सब चीज़ें हम हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, वो सब हम देखेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि साइकोलॉजी आखिर है क्या। ठीक है, कि साइकोलॉजी क्या है सब्जेक्ट। अभी आपने साइकोलॉजी लिया है तो आपको बस ये पता होगा कि साइकोलॉजी लोगों का माइंड पढ़ती है। ऐसा आपने सुना है कि साइकोलॉजिस्ट बस देखते ही समझ जाते कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी प्रॉपरली स्टडी करती है और उसके बाद ही इंसान को समझने की कोशिश करती है। वो कैसे होता है प्रोसेस, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये ऐसे होता है जब भी लेक्चर लेने का मन हो या आपका पढ़ने का ना मन हो, तो ऐसे होता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेकिन फिर से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी, आखिर साइकोलॉजी है क्या, वो देखेंगे। साइकोलॉजी इज द साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में साइकोलॉजी क्या स्टडीज करती है, लोगों की मेंटल प्रोसेसेस को, मतलब हमारे दिमाग में जितनी भी चीज़ें चलती है उनकी प्रोसेसेस को साइकोलॉजी स्टडी करती है। नेक्स्ट है हमारे एक्सपीरियंस मतलब हमारी लाइफ की जितनी भी चीज़ें हो चुकी है उनका जो एक्सपीरियंस हमारा है उसके बारे में साइकोलॉजी स्टडी करती है। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियर, मतलब हमारा बिहेवियर कैसा होता है, जो भी चीज़ें हम हमारी लाइफ में करते हैं वो सब चीज़ें कैसी होती कि कौन से एक्शंस हम करते हैं, ये सब जो चीज़ें हमारे बिहेवियर में आती है वो साइकोलॉजी स्टडी करती है। साइकोलॉजी वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ स्टडी ऑफ द सोल और माइंड, मतलब पहले जब साइकोलॉजी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, साइकोलॉजी का निर्माण जब हुआ था, उस टाइम पे साइकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी करती थी, सोल और माइंड की, मतलब आत्मा एंड मन की स्टडी करती थी। बट इट हैज़ नाउ एमर्ज्ड एज द साइंटिफिक डिसिप्लिन विच डील विथ प्रोसेसेस अंडरलाइंग ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। मतलब आगे जैसे साइकोलॉजी बढ़ी, उसका डेवलपमेंट जैसे बढ़ा, उस टाइम पर साइकोलॉजी ने साइंटिफिक स्टडी करना शुरू किया। किस चीज़ की, ह्यूमन एक्सपीरियंस की और ह्यूमन बिहेवियर की। मतलब इस टाइम पे साइकोलॉजी में जो साइंटिफिक स्टडी होती है, किस चीज़ की होती है, मेंटल प्रोसेसेस की होती है, बिहेवियर की होती है एंड एक्सपीरियंस की होती है। तो समझे आप कि साइकोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी होती है, ह्यूमन के मेंटल प्रोसेसेस की, बिहेवियर की एंड एक्सपीरियंस की। Psychology is firmly defined as a science that examines mental processes, experience,
and behavior using method from biological and social science to systematically gather and interpret data. देखिए साइकोलॉजी में मैंने आपको अभी बताया कि साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर की स्टडी करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? साइंटिफिक वे से करते हैं। जैसे बायोलॉजी में, सोशल साइंस में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, सर्वेस करते हैं, टेस्टिंग्स करते हैं, उनके बाद कुछ रिजल्ट निकलता है, वो हमारा स्टडी होता है। तो ऐसे ही साइकोलॉजी में भी स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, टेस्टिंग्स होती है, सर्वेज होते हैं। इन सब चीज़ों से हम मेंटल प्रोसेसेस को, एक्सपीरियंस को और बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसे ही किसी चीज़ पर प्रेडिक्शन नहीं करती, वो सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली सब चीज़ों की स्टडी करती है। अभी ह्यूमन ब्रेन में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो हम देखेंगे। ह्यूमन ब्रेन में आता है हमारा बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस। ये तो आपको पता है कि दिमाग से ही हम सारी चीज़ें सोचते हैं और उसके बाद ही हम एक्शन करते हैं। जो भी हम चीज़ें सोचते हैं उसके बाद ही एक्शन करते हैं। तो मेंटल प्रोसेसेस को क्या कहा जाता है? मेंटल प्रोसेसेस आखिर क्या है ये हम साइंटिफिकली देखेंगे, उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे। मेंटल प्रोसेसेस रेफर्स टू इंटरनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ब्रेन एक्टिविटीज़ टू द इंटरकनेक्टेड विद देम। देखिए मेंटल प्रोसेसेस का मीनिंग क्या होता है कि जो भी हमारे इंटरनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि जिन जिन चीज़ों के बारे में आप अवेयर हो, जैसे कि आपको पता है कि आपके घर में कौन कौन है, आपका नाम क्या है, आप क्या क्या करते हो, ये चीज़ों के बारे में जो आपका अवेयरनेस है वो आपकी कॉन्शियसनेस होता है, उसको कहते हैं हम कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ये चीज़ जैसे जैसे आप आगे जाओगे इसका एक सेपरेट चैप्टर है वो आप पढ़ोगे, ठीक है। और ये सब इंटरकनेक्टेड होता है ब्रेन एक्टिविटीज़ से, मतलब हमारे दिमाग में जितनी भी एक्टिविटीज़ चलती है उससे है ये कनेक्टेड होता है, और इसे कहते हैं हम मेंटल प्रोसेसेस। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव इन नेचर आर डीपली एम्बेडेड इन एन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इन्फ्लुएंस बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंडीशंस। एक्सपीरियंस का होता है, अभी ये तो साइंटिफिक इसकी डेफिनेशन हो गई, लेकिन एक्सपीरियंस का मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो होता है हमारा एक्सपीरियंस, मतलब जितनी भी हमारी लाइफ की चीज़ें होती है वो सब, और वो सब का अलग अलग होता है। जैसे कि देखिए अगर आप स्कूल में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सब लोग साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं, पढ़ाई भी साथ में करते, लेकिन वहाँ पे सबका एक्सपीरियंस, स्कूल जाने का एक्सपीरियंस, दोस्त बनाने का एक्सपीरियंस, सबका एक्सपीरियंस कैसा होता है? अलग अलग होता है। जब भी आप इन चीज़ों पर फोकस करोगे कि सबका एक्सपीरियंस के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव कैसे होता है। और ये एक्सपीरियंस का मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा बड़ा नहीं है, बस आपकी लाइफ की जितनी भी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो वो सब आता है एक्सपीरियंस में। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियर refers to response or action that are associated with or triggered by internal and external stimuli and influenced by a complex set of conditions. बिहेवियर का मतलब क्या होता है? जो भी हमारा रिस्पॉन्स है, जो भी हमारे एक्शंस है वो सब, जैसे कि बात करना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सब जो चीज़ें होती ना वो सब आती है आपके बिहेवियर में। जितनी भी चीज़ें आप आपकी लाइफ में करते हो, जैसे कि आप अभी ये लेक्चर देख रहे हो, ये आपका बिहेवियर है, आप पढ़ाई कर रहे हो, ये आपका बिहेवियर है। बिहेवियर में जो भी चीज़ें आती है, मतलब जो भी चीज़ें आप करते हो वो सब आपके बिहेवियर में आती है। और इसको नेक्स्ट है क्या है? ट्रिगर्ड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई, मतलब जो भी हमारे मतलब बाहर एक एक्शन मिली हमको, उस पर हमने जो रिएक्शन दिया, जैसे कि मैंने आपको अभी हेलो बोला, सामने से आपने मुझे हेलो बोला, मतलब क्या? एक्शन पर रिएक्शन देना, ये होता है। आपको एक स्टिमुलाई मिला, उस पर आपने रिएक्ट किया, ये अभी आपके बिहेवियर में भी आता है, ठीक है। आपको समझ में आए कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो स्टिमुलाई हमको मिलता है उस पर जो हम रिएक्ट करते हैं वो हमारे बिहेवियर में आता है। Psychologists focus on understanding processes such as the learning, remembering, pursuing and feeling to enhance mental capacity and application. देखिए साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, अभी तो हमने समझ लिया कि साइकोलॉजी स्टडी किसकी करती है? मेंटल प्रोसेसेस की करती है, एक्सपीरियंस की करती है, बिहेवियर की करती है, लेकिन उन्होंने और भी किस पर फोकस किया? इन प्रोसेसेस को समझने पर, कि लर्निंग कैसे करते हैं हम, रिमेंबरिंग कैसा होता है, परस्यूइंग कैसे करते हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी होती है, इन पर समझने पर, इन सब चीज़ों को समझने पर साइकोलॉजिस्ट ने फोकस किया। किस लिए किया? क्योंकि हमारी मेंटल कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए, और कैसे हम उसका एप्लीकेशन हमारे लाइफ में हम कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ें बढ़ाने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने किस पर फोकस किया?
लर्निंग पर, रिमेम्बरिंग पर, परस्यूइंग पर, हमारे फीलिंग्स पर, जो भी हमारा अटेंशन होता है, परसेप्शन होता है, मेमोरीज होता है, इन सब को अंडरस्टैंड करने पर साइकोलॉजिस्ट ने फोकस किया। मतलब इन सब चीज़ों से हमारी जो लाइफ चलती है उस पर साइकोलॉजिस्ट ने फोकस किया। ये हमेशा चलता ही नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। मतलब साइकोलॉजी साइंस कैसे बना, कैसे इसमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना शुरू हुए, ये हम देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस टू अंडरस्टैंड द हाउ द माइंड वर्क्स and how different mental processes lead to various behavior। यहाँ पे क्या है कि साइकोलॉजी में हमने देखा कि अभी साइकोलॉजी स्टडी क्या करता है, मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करता है, बिहेवियर को स्टडी करता है, और उनको स्टडी करके समझने की कोशिश करता है कि कैसे हमारा माइंड वर्क करता है और कैसे हमारे मेंटल प्रोसेसेस लीड करती है, डिफरेंट वेरियस हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं उसको कैसे मेंटल प्रोसेसेस लीड करती है। ये साइकोलॉजी में स्टडी होती है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट एम्स टू मिनिमाइज बायसेस इन एक्सप्लेनेशन बाय एम्प्लॉइंग साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और बाय एम्पसाइजिंग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एज इसेंशियल टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। देखिए, साइकोलॉजिस्ट ने ह्यूमंस को समझने के लिए, मतलब उनके बिहेवियर को समझने के लिए, मेंटल प्रोसेसेस को समझने के लिए, उनके एक्सपीरियंस को समझने के लिए साइंटिफिक वे से स्टडी करना शुरू किया। जहाँ पे जो पहले कुछ एक्सप्लेनेशन थे उसके बारे में, उसको थोड़ा उसका जो बायसेस है उसको कम करने की कोशिश की और साइंटिफिक वे से ह्यूमन को समझने की कोशिश की और उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बनाया। जैसे कि ऑब्जेक्टिव बनने के बाद उसको साइंटिफिकली, मतलब एक्सपेरिमेंट करके समझने की कोशिश की। इन द इंडियन ट्रेडिशन, self reflection and conscious experience analysis are seen as a significant for psychological insight, a view of increasingly echoed by western psychologist। मतलब हमारे इंडियन ट्रेडिशन में भी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा जाता था, जैसे कि सेल्फ रिफ्लेक्शन है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, माइंड बॉडी रिलेशन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजी की जो थी वो इंडियन ट्रेडिशन में, मतलब इंडिया में भी पढ़ी जाती थी, लेकिन एक अलग सब्जेक्ट के थ्रू। इसीलिए हमारे इसमें भी साइकोलॉजिकल इंसाइट उस टाइम पे था और उसका मतलब उस पर जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट थे उनका भी कुछ व्यू था, मतलब उनके भी कुछ चीज़ें थी कि जो हमने अडेप्ट करी और वो उस तरह से साइकोलॉजी की स्टडी करना शुरू किया। नेक्स्ट देखेंगे हम, डिस्पाइट डाइवर्स अप्रोचेस साइकोलॉजी सीक्स सिस्टमैटिक एंड वेरीफाइबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस एंड एक्सपीरियंस। मतलब बहुत सारे दृष्टिकोण से अप्रोचेस को लेकर साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी की सिस्टमैटिक एंड वेरीफाइबल स्टडी करना शुरू किया, मेंटल प्रोसेसेस को, बिहेवियर को, एक्सपीरियंस को अच्छे से सिस्टमैटिक वे से समझने की कोशिश की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि साइकोलॉजी वाइल एन एंशिएंट फील्ड is a relatively young science dating back to the establishment of the first psychological laboratory in 1879 in Lichfield University। देखिए, साइकोलॉजी को यंग साइंस कहा गया है एंशिएंट फील्ड में, और क्यों कहा गया है, क्योंकि साइकोलॉजी की फर्स्ट जो लैबोरेटरी थी वो 1879 में लिचपिक यूनिवर्सिटी जो जर्मनी में है, वहाँ पे साइकोलॉजी की शुरुआत हुई थी। वहाँ से साइकोलॉजी की सिस्टमैटिक स्टडी करना स्टार्ट हुआ था, और ये किन्होंने किया था, विलियम वुंट जी ने। जो विलियम वुंट जी थे वो साइकोलॉजी के फादर है। आपको ये बात है ना, आपको याद रखनी है कि विलियम वुंट ये फादर ऑफ साइकोलॉजी है। इन्होंने साइकोलॉजी की फर्स्ट लैबोरेटरी कहाँ पे स्टार्ट की थी, लिचपिक यूनिवर्सिटी जर्मनी में। कब की थी, 1879 से। यहाँ से साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट बनी, एक अलग ब्रांच बनी। ये आपको याद रखना है। ये तो मैं आपको आगे भी बताऊंगी, लेकिन आप याद रखिए कि साइकोलॉजी के फादर कौन थे, कब साइकोलॉजी स्टार्ट हुई और कैसे वो एक अलग ब्रांच बनी, ये आपको याद रखना है। द
the classification of psychology as a social science is common. Yet it is also studied as a science discipline in India and elsewhere, with many pursuing BSc और MSc degrees. देखिए, साइकोलॉजी का क्लासिफिकेशन एज अ सोशल साइंस पहले कॉमनली किया जाता था, लेकिन अभी ये बहुत सारे डिसिप्लिन में स्टडी किया जाता है, जैसे कि सोशल साइंस में स्टडी किया जाता है, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, साइंस में अलग अलग फील्ड में कैसे स्टडी किया जाता है वो देखेंगे। जैसे कि फील्ड लाइक न्यूरो साइंस एंड कंप्यूटर साइंस हैवीली ड्रॉ फ्रॉम साइकोलॉजी, with brain imaging technologies and cognitive psychology being pivotal for advancement in various discipline। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि साइकोलॉजी का जो इम्पैक्ट था और भी डिसिप्लिन मतलब और भी सब्जेक्ट पर पड़ा, जैसे कि न्यूरो साइंस है। न्यूरो साइंस किसकी स्टडी करता है? ब्रेन की स्टडी करता है। और ब्रेन का कनेक्शन कहाँ पे आता है? साइकोलॉजी में आता है। मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू साइकोलॉजी में ब्रेन का कनेक्शन आता है। तो इसीलिए न्यूरो साइंस में भी साइकोलॉजी की एक अलग स्टडी करना, मतलब उनके अप्रोचेस से स्टडी करना स्टार्ट हुआ। कंप्यूटर साइंस ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजी में आती है, मतलब साइकोलॉजी में आती है। वहाँ पे जैसे कि ब्रेन इमेजिंग टेक्नोलॉजी से, उससे हम हमारे दिमाग को समझने की कोशिश करते। ठीक है, ये आता है अलग अलग डिसिप्लिन में साइकोलॉजी कैसे स्टडी होती है, वो हमने देखा। वो हम आगे भी देखने वाले कि साइकोलॉजी की स्टडी अलग अलग डिसिप्लिन में उनके अप्रोचेस से कैसे होती है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट Psychology today encompasses two main streams, one rooted in physical and biological science and other in social and cultural science, often intersecting and diverging in their approaches। देखिए, साइकोलॉजी में दो मेन स्ट्रीम्स है, मतलब यहाँ पे साइकोलॉजी दो चीज़ों में बढ़ चुकी है। जैसे कि एक है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस, वहाँ पे किस चीज़ की स्टडी की जाती है? ह्यूमन ब्रेन की, ह्यूमन माइंड की, वहाँ पे स्टडी की जाती है बायोलॉजी में। एंड सोशल साइंस में किस चीज़ की स्टडी की जाती है? सोशल एंड कल्चरल साइंस में, कि हमारा जो बिहेवियर है वो, हम ऐसे अकेले बैठ के तो हमारा बिहेवियर मतलब है ही, लेकिन लोगों के साथ हमारा कैसा इंटरेक्शन है, हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन होने के साथ साथ हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी पर्सनालिटी, हमारे बात करने का तरीका, हमारे रहने का तरीका, ये सब कैसा होता है, ये सोशल एंड कल्चरल साइंस में पढ़ा जाता है। इसलिए साइकोलॉजी दो चीज़ों में बढ़ गई, कि एक फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस में और दूसरा है सोशल एंड कल्चरल साइंस में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि साइकोलॉजी फोकस ऑन बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, सीक कैजुअल एक्सप्लेनेशन फॉर बिहेवियर, एमिंग टू प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल बिहेवियर बेस्ड ऑन आइडेंटिफाई कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैंने आपको अभी बताया कि साइकोलॉजी जैसे बायोलॉजिकल साइंस में कैसे साइकोलॉजी की स्टडी की जाती है, वहाँ पे हमारे बिहेवियर के पीछे के कॉजेस होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन होता है, मतलब हमारा बिहेवियर ऐसा क्यों है ये समझने की कोशिश की जाती है। एमिंग टू प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल बिहेवियर, मतलब हमारा जो बिहेवियर होता है वो कैसा, मतलब इस टाइम मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ तो ऐसा बिहेवियर मेरा नेक्स्ट टाइम कैसे होगा, ये सब प्रेडिक्ट किया जाता है यहाँ पे, और कंट्रोल किया जाता है कि अगर एक सिचुएशन में हमारा बिहेवियर ऐसा है तो नेक्स्ट सिचुएशन में हमारा बिहेवियर कैसा होगा, ये सब चीज़ें कंट्रोल की जाती है। और इसे हम कहते हैं कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब हमारे बिहेवियर के पीछे के जो कारण है वो समझकर उसका इफेक्ट क्या हो सकता है वो समझना, ये स्टडी किया जाता है बायोलॉजिकल साइंस में साइकोलॉजी के थ्रू। ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Conversely, psychology as a social science emphasizes explaining behavior through the person's socio-cultural context interaction, assuming multiple causes for behavioral phenomena। देखिए, अभी तो हमने बायोलॉजी में समझा कि हमारा जो बिहेवियर होता है उसके पीछे के रीजंस क्या क्या होते हैं, और उसका रीज़न मतलब जो भी हमारा बिहेवियर होता है उसका इफेक्ट क्या होता है, कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये समझा। लेकिन यहाँ पे सोशल साइंस में हमने क्या समझा कि हमारा जो बिहेवियर होता है सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब हमारा सोशली हमारा बिहेवियर कैसा होता है, कैसे हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और उसके पीछे के मल्टीपल जो रीज़न होते हैं वो सोशल साइंस में समझने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा कि साइकोलॉजी में दो चीज़ें, मतलब दो स्ट्रीम्स है, एक बायोलॉजिकल एंड फिजिकल, बायोलॉजिकल फिजिकल साइंस, एंड दूसरा है सोशल एंड कल्चरल साइंस। इसमें अलग अलग तरह से साइकोलॉजी की स्टडी कैसी होती है ये हमने समझा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, मतलब साइकोलॉजी साइंस कैसे बनी, कैसे साइंटिफिकली साइकोलॉजी में स्टडी होती है वो हम देखेंगे।
साइकोलॉजी ऑर्गेनेटिंग फ्रॉम फिलोसॉफी हैज़ इवोल्व इनटू द साइंस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। देखिए, पहले साइकोलॉजी फिलोसॉफी की एक ब्रांच थी, मतलब मैंने आपको बताया कि 1879 से पहले, 1879 में साइकोलॉजी की एक अलग ब्रांच बनी, उससे पहले साइकोलॉजी फिलोसॉफी की ब्रांच थी। और उसके बाद मतलब जब हमारी साइकोलॉजी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो एक अलग सब्जेक्ट बनी, उस टाइम पे साइकोलॉजी की साइंटिफिकली स्टडी करना स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 1879 में। ये आपको ईयर याद रखना है हमेशा, कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है। 1879। साइंस एम्फसाइजेस ऑब्जेक्टिविटी अचीवेबल थ्रू कॉन्सेप्ट एंड ऑन कंसेप्ट डेफिनेशन एंड मेजरमेंट मेथड। मतलब साइंस में कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस किया जाता है? ऑब्जेक्टिविटी पर फोकस किया जाता है, और जो भी हम कॉन्सेप्ट डेफिनेशन, मतलब जो भी हमारी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन होती है वो बनाने के लिए वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, मेथड्स की यूज़ की जाती है जो हम मेजर कर सकते हैं। और साइकोलॉजी को साइंस बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मॉडल यूज़ किया जाता है, जो साइंस में भी यूज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। ये साइंस में भी यूज़ किया जाता है, और ये साइकोलॉजी में कैसे यूज़ किया जाता है वो हम देखेंगे। साइंस में इसे कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि साइकोलॉजी फॉलो अ हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल फॉर साइंटिफिक डेवलपमेंट। मतलब जो साइंस में ये जो मॉडल यूज़ किया जाता है, तो ये साइकोलॉजी ने फॉलो किया, किस लिए? साइंटिफिकली डेवलप होने के लिए। साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑकर्स थ्रू द फॉर्मुलेशन ऑफ थेरीज टू एक्सप्लेन फेनोमेना। अ थेरी सेट ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट अबाउट द फेनोमेनाज। देखिए, साइंस में अगर कोई चीज़, मतलब कोई अगर रिसर्च कर रहे हो तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट होती है, उस पर हम डाटा कलेक्शन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आता है वो हमारा थेरी होता है, थेरी होती है उसकी। जैसे कि अभी ग्रेविटी की थेरी है। ग्रेविटी का आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें क्या है कि हमने पहले पार्ट में देखा, जो हमारे न्यूटन भैया थे वो एक सफरचंद के पेड़ के नीचे बैठे थे, मतलब एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सर के ऊपर एप्पल गिरा, और वहाँ से उन्होंने ग्रेविटी की थेरी दी कि ऊपर से जो चीज़ नीचे गिरती है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। उन्होंने भी यही मॉडल यूज़ किया था, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। उन्होंने बस क्या वो एप्पल गिरा उससे ही थ्योरी बना दी? नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस पर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही साइकोलॉजी में भी बहुत सारी थेरीज बनी, और उन थेरीज के लिए हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल यूज़ किया गया। और ये मॉडल में क्या होता है वो हम नीचे देखेंगे। फ्रॉम अ थेरी हाइपोथेसिस आर डिराइव्ड एज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। द हाइपोथेसिस आर tested using empirical data based on the finding the theory may be revised। देखिए, मतलब ये हाइपोथेसिस जो होते हैं ना, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो परिकल्पना है, जिसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, इसको प्रूवन करना पड़ता है हमें। उसके मतलब इसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? एम्पिरिकल डाटा यूज़ करते हैं, मतलब डाटा कलेक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि न्यूटन भैया ने कहा था कि भाई जो भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने वहाँ पे टेस्टिंग की, एक्सपेरिमेंट किए, फाइंडिंग्स की, और उसके बाद उन्होंने ग्रेविटी की थ्योरी दी। वैसे ही साइकोलॉजी में भी अलग अलग थ्योरीज डेवलप हुई। वो कौन कौन सी थी वो हम देखेंगे। साइकोलॉजिकल थ्योरीज डेवलपमेंट। साइकोलॉजिस्ट हैव अ फॉर्मुलेटेड थ्योरीज ऑन लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन एंड इमोशन यूजिंग द अबव अप्रोच। मैंने आपको अभी बताया कि जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल है उसको यूज़ करके हमारे साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग पर, मेमोरी पर, अटेंशन पर, परसेप्शन पर, मोटिवेशन पर, इमोशंस पर, इंटेलिजेंस पर, पर्सनालिटी पर, इतने सारे टॉपिक्स पर अलग अलग थेरीज दी है। वो थेरीज जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे तब आपको पढ़ने को मिलेगी। लेकिन इस टाइम पे हमें क्या समझना है कि कैसे वो थेरीज डेवलप हुई, कैसे बनी, साइंटिफिक वे से कैसे बनी, वहाँ पे क्या यूज़ किया गया, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। ये कैसे यूज़ होता है? जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे उस टाइम पे जब आप रिसर्च करोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस ऑन साइकोलॉजी। Psychologists have been significantly influenced by the evolutionary approach prevalent in biological science. This approach aims to explaining various psychological phenomena like attachment and aggression. देखिए, यहाँ पे जो इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस था साइकोलॉजी पर वो किसका था? बायोलॉजिकल साइंस का था।
बायोलॉजिकल साइंस के जो अप्रोचेस है वो हमें हेल्प करते हैं एक्सप्लेन करने में, साइकोलॉजी के वेरियस जो फेनोमेनाज है उसको एक्सप्लेन करने में, जैसे कि लाइक अटैचमेंट है, एग्रेशन है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इसकी थेरीज़ के बारे में जब अच्छे से पढ़ोगे, जो साइकोलॉजी की अलग अलग थेरीज़ है उसके बारे में जब आप पढ़ोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि कैसे वो अप्रोच हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। देखिए भैया, अभी तो हमने ये देख लिया कि साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, मतलब साइकोलॉजी की स्टडी कैसी होती है साइंटिफिक वे से। अभी हम ये देखेंगे कि जो स्टडी होती है वो सच में हम सोशली करते हैं या नहीं, हमारा बिहेवियर सोशली कैसा होता है ये हम देखेंगे। साइकोलॉजी इज अ classified as a social science due to its examination of human behavior within socio-cultural setting where individual both shape and are influenced by those context। देखिए यहाँ पे ना सोशल साइंस में क्या होता है कि ह्यूमन बिहेवियर का एग्जामिनेशन हम करते हैं, कैसे कि ह्यूमन बिहेवियर सोशल कल्चर सेटिंग में कैसा है और कैसा ये हमारे बिहेवियर को शेप देता है, कैसे हमारा बिहेवियर बनता है, किससे बनता है, हमारे सोशियो कल्चर सेटिंग से बनता है, हमारे कॉन्टेक्स्ट से बनता है जहाँ पे हम रहते हैं, मतलब जो भी हमारा इन्वायरमेंट है आजू बाजू का, फिजिकल जो हमारा सेटिंग्स है, उन सब से हमारा बिहेवियर बनता है। और वैसे ही हमारी मेंटल प्रोसेसेस होती है, मतलब वैसे ही हमारे थॉट्स होते हैं, वैसे ही हमारी थिंकिंग होती है, वैसे ही हमारा परसेप्शन होता है, फीलिंग्स भी हमारी वैसे ही होती है। जैसे कि हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट अलग है, हमारे जो वेस्टर्न कल्चर है उनके कॉन्टेक्स्ट अलग है, मतलब सबके कॉन्टेक्स्ट और कल्चर के हिसाब से वो शेप होते हैं, मतलब वैसे वो बनते चले जाते हैं, उनका बिहेवियर वैसे बनते चला जाता है। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल इसमें मतलब बहुत बड़ा है, मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाऊंगी। देखिए, रजनीता एंड शबनम नाम की दो फ्रेंड्स थी, दोनों ही क्लासमेट थी। जो रजनीता थी हमारी, वो हेलिंग फ्रॉम फार्मिंग फैमिली, मतलब वो एक जो खेती करते उनके घराने से थी, मतलब उसकी जो फैमिली थी वो खेती करती थी। वो किस में एक्सेलेंट थी, एथलेटिक्स में एक्सेलेंट थी, और उसको सोशल इंटरेक्शन में मज़ा आता था, मतलब वो हर जगह पे मतलब जाती थी, उसको सोशली इंटरेक्ट होना अच्छा लगता था। न दूसरी जो हमारी थी शबनम जी थी, वो थी आर्टिस्ट थी, मतलब वो आर्टिस्ट थी, उसको मतलब आर्ट करना अच्छा लगता था। प्रेफर्ड सॉलिट्यूड एंड केयर फॉर हर फैमिली, मतलब ये अपने फैमिली के प्रति मतलब बहुत केयरिंग थी, उसको बहुत चिंता थी खुद की फैमिली की। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनके गांव में बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। उस टाइम पे क्या हुआ, शबनम सॉट रिफ्यूज इन रजनीता's होम, लीडिंग टू द क्लोज बॉन्ड बिटवीन देयर फैमिलीज एंड डीपली फ्रेंडशिप बिटवीन टू गर्ल्स। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो दो फ्रेंड्स थी रजनीता और शबनम, उन्होंने क्या किया, मतलब उनके गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के बाद क्या हुआ कि जो शबनम थी वो रजनीता के घर पे चली गई रहने के लिए, और उससे उन दोनों की फैमिलीज़ में और उन दोनों में सब में अच्छा बॉन्ड बन गया। और बॉन्ड बनने से क्या समझ में आया कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, मदद करने के बाद सोशली इंटरेक्ट होते हैं। ये यहाँ से हमें समझने की मतलब यहाँ से ये समझाया गया है। The differing response to the crisis highlight to complex interplay between individual characteristic and social influence, underscoring the unpredictable nature of human behavior। यहाँ से क्या हमें क्या समझ में आया कि जो भी हमारा सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट होता है उनसे हमें क्या समझने को मिलता है कि कैसे हमारा बिहेवियर होता है, कैसे हम हमारी लाइफ में एक दूसरे को मदद करते हैं, कैसे सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, कैसे एक दूसरे के लिए हेल्पफुल रहते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। साइकोलॉजिस्ट रोल्स एज अ सोशल साइंस इन्वॉल्व स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। एक मिनट, हाँ। Psychologist's roles as a social science involves studying how individuals and communities interact with the socio-culture and physical environment, elucidant behavior and experience within diverse social context। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि साइकोलॉजिस्ट रोल मतलब सोशल साइंस में साइकोलॉजी कैसे इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ मतलब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, सोशली कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पे फिजिकल जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उससे हमको एक्सपीरियंस मिलता है, और एक्सपीरियंस से ही हमारा बिहेवियर को एक शेप मिलता है।
ठीक है, तो हमें यहाँ क्या समझ में आया कि सोशल साइंस में साइकोलॉजी का कैसा इम्पैक्ट होता है कि हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस है, हमारा बिहेवियर है, वो अदर लोगों से इंटरेक्ट होता है और वैसे ही हमारी पर्सनालिटी बनती चली जाती है। सोशली जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है, जो भी हमारी चीज़ें हमारे आसपास होती है, उससे हमारा बिहेवियर आगे डेवलप होता है। दूसरा हमारा पॉइंट हम देखेंगे अब, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। अब तक हम ये देखते आ रहे हैं कि साइकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी करता है। साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करता है, एक्सपीरियंस की करता है, बिहेवियर की करता है। माइंड की स्टडी उसने छोड़ दी थी, लेकिन फिर से यहाँ पे माइंड आया है, तो क्यों आया है वो देखेंगे हम। साइकोलॉजी वॉज हिस्टोरिकली डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द माइंड, अ कंसेप्ट दैट वॉज चैलेंजिंग टू डिफाइन इन कॉन्क्रीट बिहेवियरल टर्म्स ऑन लोकेटेड फिजिकली। देखिए, साइकोलॉजी पहले, मतलब जब साइकोलॉजी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उस टाइम पे साइकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी करती थी? माइंड की स्टडी करती थी। लेकिन उस टाइम के साइकोलॉजिस्ट को सबसे चैलेंजिंग ये था कि माइंड को डिफाइन करना और उसका एक कॉन्क्रीट बिहेवियरल टर्म्स बनाना, लोकेट करना फिजिकली। अभी देखिए, ब्रेन दिखाई दे सकता है, मतलब जब हम उसको स्कैन करेंगे हमारा ब्रेन दिखाई देगा, कान दिखाई देते, आँख दिखाई देती है, लेकिन माइंड कैसे दिखाई देगा? माइंड का मतलब क्या होता है कि माइंड हमारे मतलब अंदर है। अभी आप बोलोगे माइंड मतलब हमारा ब्रेन ही तो होता है। नहीं, माइंड मतलब ब्रेन नहीं होता। माइंड का मतलब होता है मन। अभी मन कहीं पे दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। हवा कहीं पे दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। इसका मतलब है नहीं क्या हवा है? वैसे ही माइंड भी होता है, लेकिन कहाँ पे हम उसे लोकेट कर पाएंगे ये हमें नहीं पता कि कहाँ पे हमारी बॉडी में माइंड होता है। देखिए, जैसे हम बोलते कि मेरे मन को बहुत चोट पहुंची, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन बहुत उदास है, वहाँ पे हम ऐसा क्यों नहीं बोलते कि हमारा ब्रेन बहुत उदास है? नहीं बोलते ना, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती है। जो भी हमारी फीलिंग्स होती है, जो भी हमारी थिंकिंग होती है, जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, वो सब कहाँ आते? हमारे माइंड में आते, मतलब हमारे मन में आते। ठीक है, वो हमारे ब्रेन में आते क्या? ब्रेन में वो सब चीज़ें, मतलब यहाँ से हम सोच रहे हैं, लेकिन ब्रेन का काम सोचना होता है क्या? नहीं, ब्रेन का काम होता है बॉडी कंट्रोल करना। मतलब हमारी बॉडी में जितनी एक्टिविटीज़ होती है उन सबको कंट्रोल करना हमारे ब्रेन का काम होता है। लेकिन माइंड में का काम क्या होता है? हमारी फीलिंग्स को समझना, जो भी हमारी फीलिंग्स है, थिंकिंग है, उस सब का काम कौन करता है? माइंड करता है। तो माइंड की फिर से स्टडी कब स्टार्ट हुई और किन्होंने की, वो हम देखेंगे। Neuroscientists like Spare and physicists like Penrose have helped restore respect to the concept of the mind within psychology। देखिए, ये जो एक न्यूरो साइंटिस्ट थे स्परे जी और दूसरे थे फिजिसिस्ट पेनरोज जी। अभी ये नाम थोड़े से हार्ड है, पेनरोज जी। ये दोनों ने मिलकर फिर से माइंड की कंसेप्ट लाई साइकोलॉजी में कि कैसे माइंड की स्टडी हम कर सकते हैं, कैसे माइंड के बारे में पढ़ सकते हैं। ये इन दोनों ने साइकोलॉजी में फिर से लाए। वाइल यूनिफाइड अ थियरी ऑफ द माइंड इज कंसिडर्ड अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज, सम साइंटिस्ट बिलीव इट कुड बी इवेंचुअली बी अचीव्ड। देखिए, मतलब ये जो माइंड की कंसेप्ट बनी, थ्योरी बनी, उस पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना जो अप्रोच था वो दिया कि कैसे माइंड की हम स्टडी कर सकते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग अप्रोच था। द माइंड एंड द ब्रेन आर नॉट द सेम। वाइल द माइंड इज डिपेंडेंट ऑन द ब्रेन, इट इज़ अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। देखिए, माइंड एंड ब्रेन दोनों सेम नहीं है, लेकिन माइंड डिपेंड है ब्रेन पर। जैसे कि मतलब इन दोनों में कैसे कनेक्शन है वो हम देखेंगे। सच केसेस illustrated the complex relationship between the mind and the brain which are distinct at interdependent। देखिए, ये जो हमारा ब्रेन एंड माइंड है ना, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। मतलब जो हमारी ब्रेन एक्टिविटीज होती है वो और जो हमारे माइंड में जो एक्टिविटीज़ होती है वो, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मतलब देखिए, अगर हम अभी लो फील कर रहे हैं तो हमारा ब्रेन क्या एक्टिव हो जाता है, क्या एक्टिविटी देता है कि शांति से बैठे रहो। अभी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मतलब इतनी हैप्पीनेस है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नाचने का मन कर रहा है, मैंने क्या कहा? मेरे मन को ऐसा लग रहा है कि मैं अभी नाचूं। तो ये सब क्या है? मेरे मन की बातें। तो मेरा ब्रेन क्या एक्टिव हो जाता है कि नहीं, अभी नाचना है तो मैं गाने लगाऊंगी, डांस करूंगी। ये मैंने एक्टिविटी की, इसलिए हमारा ब्रेन और हमारा माइंड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है कि जो भी चीज़ें माइंड में चलती है वो ब्रेन एक्टिविटी करता है। रिसेंट फाइंडिंग इज अफेक्टिव
इन अफेक्टिव न्यूरोसाइंस हाईलाइट द कनेक्शन बिटवीन द माइंड एंड बिहेवियर। मैंने आपको अभी बताया जो भी एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है, बिहेवियर। मतलब यहाँ पे कनेक्शन किसका आया, माइंड एंड बिहेवियर का। जो भी मन में चीज़ें होती है उसकी हम एक्टिविटीज़ करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन एंड इमोशंस ऑन बॉडीली प्रोसेस। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ें हमारे मन में होती है, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं, उस पर हमारी बॉडी प्रोसेस करती है, मतलब हमारी एक्टिविटीज़ होती है। जैसे कि अभी मैं खुश हूँ तो मुझे मतलब दोस्तों को पार्टी देनी है, खाना खिलाना है, तो मैं वो एक्टिविटी करूँगी, वैसा बिहेव करूँगी। अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं खुश हूँ तो मुझे गाना गाना है तो मैं गाना गाऊँगी। अगर मेरा मन सैड है आज तो मैं आज चुपचाप बैठूँगी, कुछ नहीं करूँगी। ये सब जो हमारी माइंड की चीज़ें हैं वो हमारे बिहेवियर में आती है। जैसे मन सोच रहा है वैसा हमारा बिहेवियर होता है, जैसे वैसे ही हमारी एक्टिविटीज़ होती है। और यहाँ पे माइंड एंड बिहेवियर का कैसा कनेक्शन है वो हम देखेंगे कि टेक्निक्स लाइक मेंटल इमेजरी हैव बीन सक्सेसफुल इन ट्रीटिंग फोबियाज। देखिए फोबियाज जो होते हैं ना, अभी आपको किसी को पता होगा कि फोबियाज क्या होता है। पानी का फोबिया होता है किसी को हाइट का फोबिया होता है, किसी को डार्कनेस का फोबिया होता है, मतलब अंधेरे में जाने से डर लगता है। ये सब जो फोबियाज होते हैं ना, इसको ठीक करने के लिए जो मेंटल इमेजरी जो यूज़ की गई, ये टेक्निक है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की कुछ टेक्निक्स है। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इसकी ये टेक्निक है। इसके बारे में जब आप आगे पढ़ते चले जाओगे तो साइकोलॉजी में अलग अलग टेक्निक जो यूज़ की जाती है डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए, वो आपको आगे पता ही चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ की जाती है किसके लिए, फोबियाज को ठीक करने के लिए। एंड द इमर्जिंग फील्ड ऑफ साइको न्यूरोमोलॉजी अंडरस्कोर द माइंड्स रोल इन द बोलस्टरिंग इन इम्यून सिस्टम। देखिए जो साइको न्यूरोमोलॉजी है उसमें माइंड का क्या रोल है, माइंड कैसे हेल्प करता है। मतलब ये जो फोबिया होता है ये हमारे मन की चीज़ है, इसको ठीक करने में जो साइकोलॉजी में जो चीज़ें यूज़ की जाती है उससे हम हमारे मन की जो बातें बदल के हमारा बिहेवियर बदल सकते हैं, ऐसा साइको न्यूरोमोलॉजी में पढ़ा जाता है। ये आपको समझ में आया कि कैसे माइंड एंड बिहेवियर का कनेक्शन होता है, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि हमारे माइंड में जो चीज़ें चलती है वही हमारे बिहेवियर में आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉपुलर नोशन अबाउट डिसिप्लिन ऑफ द साइकोलॉजी। अभी ये पॉइंट क्या है वो देखेंगे हम। पॉपुलर नोशन अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ द साइकोलॉजी। Everyday individuals tends to analyze and explain why people behave the way they do, often the based on common sense theories। देखिए जो हमारे मतलब डेली लाइफ हमारी जो है उसमें ना लोग ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, उनका बिहेवियर ऐसा क्यों होता है और उस वे से वो क्यों बिहेव करते हैं, ऐसा इस पर कुछ कॉमन थेरीज है, मतलब कॉमन सेंस थेरीज है जो हर बार सही नहीं होती। अगर साइकोलॉजी में कॉमन सेंस थेरी होती है, अगर वो हर बार सही हुई तो उसकी साइंटिफिक स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी होता है। वो कैसे हम देखेंगे, कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मे नॉट ऑलवेज होल्ड ट्रू। मतलब कॉमन सेंस के एक्सप्लेनेशन जो होते हैं वो हर बार सही होते हैं क्या, नहीं होते। मतलब अभी मैंने कह दिया कि मुझे अगर किसी चीज़ से, मतलब अभी एग्ज़ाम में मैंने आज एग्ज़ाम दी और मुझे कम मार्क्स आए, ठीक है, मुझे आज एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए तो मुझे हर बार ही कम मार्क्स आएंगे। तो ये कॉमन सेंस की जो थेरीज है, ये एक्सप्लेनेशन जो है, तो ये हर बार होता है क्या, नहीं होता। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। एज दे आर ऑफन हाइंडसाइट बेस्ड एंड लिमिटेड एक्सप्लेनेटरी पावर। मतलब यहाँ पे जब हम साइंटिफिकली रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते, उसी टाइम पे जो हम कॉमन सेंस थेरी जो एक्सप्लेनेशन होता है कॉमन सेंस का, वो हम कब सही मानते हैं, जब उसको साइंटिफिकली हम स्टडी करके इन्वेस्टिगेट करते हैं तब उसको सही मानते हैं। यहाँ पे जो कुछ अभी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे कि जैसे कि फॉर इंस्टेंट रिएक्शन टू अ फ्रेंड मूविंग अवे कैन वैरी विथ सेइंग लाइक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड एंड डिस्टेंस मेक द हार्ट ग्रोअर फॉर फाउंडर ऑफरिंग कॉन्स्ट्रेटिंग व्यू बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि साइकोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी की जाती है, एक्सपीरियंस की, लेकिन यहाँ पे अभी हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है।
हम वहाँ पे कह नहीं सकते कि अगर दो दोस्त बिछड़ रहे हैं, मतलब एक दोस्त है कि उसको पढ़ाई करने के लिए किसी और सिटी जाना पड़ रहा है, तो उसका मीनिंग सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है, मतलब कॉमन सेंस सबका अलग अलग हो सकता है। नहीं यार वो तो उसको भूल जाएगा, या फिर दोनों एक साथ मतलब कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से फ़ोन पर, ये सब अलग अलग कॉमन सेंस के मतलब एक्सप्लेनेशन होगा। लेकिन वहाँ पे साइकोलॉजी क्या देखती है, उसका इंडिविजुअल एक्सपीरियंस देखती है। जैसे कि अभी मेरा दोस्त है कि वो मुझसे दूर है, वो दूर रहता है, तो वहाँ पे मेरे दो व्यूज़ हो जाए, मतलब मेरा एक्सपीरियंस के थ्रू मैं क्या बोलूँगी, अगर मेरा मतलब वो खास दोस्त नहीं होगा तो मैं क्या बोलूँगी, आउट ऑफ साइट मतलब आउट ऑफ माइंड, मतलब अगर सामने है तो ठीक है, सामने नहीं तो मैं उसको भूल जाऊँगी। लेकिन अगर उसके साथ मेरी मेमोरीज़ बहुत अच्छी है, हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, साथ में बहुत इन्जॉय किया था, तो डिस्टेंस मेक द हार्ड ग्रो फाउंडर। मतलब वहाँ पे मेरा थॉट क्या होगा, मेरा व्यू क्या होगा कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम साथ ही रहेंगे, ये मेरा रिएक्शन होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे साइकोलॉजी क्या करती है, इंडिविजुअल के जो एक्सपीरियंस है उसके साइंटिफिक वे, मतलब उसको साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करके फिर उस पर रिजल्ट देती है, फिर उस पर अपनी राय देती है। कॉमन सेंस जो थेरीज होती है, कॉमन सेंस का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो हर बार ट्रू नहीं होता, वहाँ पे साइकोलॉजी साइंटिफिकली स्टडी करती है। साइकोलॉजी एज अ साइंस एम टू प्रेडिक्ट पैटर्न ऑफ बिहेवियर rather than retrospectively explain them, ऑफन चैलेंजिंग कॉमन सेंस बिलीफ। देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी क्या करती है, यहाँ पे साइकोलॉजी एज अ साइंस मतलब साइंटिफिकली स्टडी कैसे करती है। वहाँ पे साइकोलॉजी का एम क्या होता है कि जो बिहेवियर के पैटर्न्स है उसको प्रेडिक्ट कैसे करना, साइंटिफिक वे से प्रेडिक्ट करना, कि उसका पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद ही हम उस पर रिजल्ट देंगे या उसके बिहेवियर का प्रेडिक्शन करेंगे। नहीं, ना कि वहाँ पे हम कॉमन सेंस बिलीफ का यूज़ करेंगे, नहीं, वहाँ पे कॉमन सेंस आएगा क्या, नहीं आएगा। वहाँ पे साइकोलॉजी में हम अच्छे से एक्सप्लेन करके, साइंटिफिक वे से स्टडी करके उसके बाद हमारे बिहेवियर के पैटर्न को प्रेडिक्ट करते। एन एग्जाम्पल बाय ड्वेक illustrate how common beliefs about boosting confidence by starting with easy tasks were contracted by a study where students who face the both success and failure show the greater resilience। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जो एक ड्वेक जी थे, उन्होंने एक ये किया कि जो कुछ बच्चे जो जिनको सक्सेस एंड फेल्यूर दोनों चीज़ें लाइफ में आती रहती थी, तो वो डरते थे कि आगे बढ़ने के लिए कि जो टास्क थे, जो पेपर थे वो हार्ड थे। तो उन्होंने क्या किया ड्वेक जी ने, कि जो चीज़ें थी उनको इजी क्वेश्चंस दिए, इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उनको हार्ड क्वेश्चंस दिए। मतलब वहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनमें जो फेस करने की ताकत थी, सक्सेस एंड फेल्यूर, वो बढ़ाने की कोशिश उन्होंने की। ये कैसे किया, उन्होंने कॉमन सेंस को यूज़ किया क्या, वहाँ पे नहीं कि उनको पहले आप इजी वे दो, इजी टास्क दो, फिर हार्ड दो, नहीं, वहाँ पे उन्होंने सब बच्चों को इजी टू हार्ड दोनों टास्क दिए और उससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। नेक्स्ट है कि इम्पेरिकल स्टडीज हैव डेनबुक्ड कॉमन सेंस नोशन लाइक जेंडर बेस्ड इंटेलिजेंस डिफरेंस एंड परफॉर्मेंस एंजाइटी इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। देखिए अभी पहले क्या था, कॉमन सेंस एक्सप्लेनेशन में क्या कहा जाता, जो कॉमन सेंस बिलीफ थे वो ये थे कि औरतें, मतलब जो लेडीज़ थी वो जेंट्स से ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं मानी जाती थी। मतलब जो लेडीज़ का इंटेलिजेंस था वो कम था और जेंट्स का ज़्यादा था। तो यहाँ पे जेंडर बेस्ड इंटेलिजेंस डिफरेंस माना जाता था। लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी ने क्या किया, जो कॉमन सेंस बिलीफ था उसको पूरी तरह से मिटाया। कैसे मिटाया, एक्सपेरिमेंट किया। इंटेलिजेंस की थेरीज कैसे बनी, पहले से इंटेलिजेंस पर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हुए, एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बाद सर्वेज हुए, हमने टेस्टिंग की। साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती है, टेस्टिंग होती है, इंटेलिजेंस की भी बहुत सारी टेस्ट होती है, वो यूज़ की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं भैया जी ऐसा नहीं होता, औरतें भी होशियार होती है, मतलब जो लेडीज़ होती है वो भी इंटेलिजेंस होती है और जेंट्स भी इंटेलिजेंस होते हैं, लेकिन अलग अलग फील्ड में, अलग अलग साइट पर। ऐसा नहीं होता कि जेंट्स से ज़्यादा होशियार है और लेडीज़ कम, या फिर लेडीज़ ही ज़्यादा होशियार है जेंट्स कम, नहीं, दोनों इक्वली भी नहीं हो सकते। उनका अलग अलग माइंड सेट है और उनके माइंड सेट के हिसाब से, उनकी फील्ड के हिसाब से वो इंटेलिजेंस है, ऐसा साइकोलॉजी ने प्रूव किया। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एंजाइटी इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। देखिए अब लोगों का मानना था कि भाई अगर हम ऑडियंस के सामने जाए, मतलब 100 लोग बैठे, वहाँ पे जाके हमें स्पीच देना है, तो अंदर एक एंजाइटी आती है। हाँ, एंजाइटी कैसे आती है, मतलब वहाँ पे मतलब हम दे ही नहीं क्या, लोगों के सामने जाए नहीं,
ऐसा नहीं। कॉमन सेंस बिलीफ में क्या था कि अगर हमें एंग्जाइटी आती है तो ऑडियंस के सामने जाना ही नहीं। तो साइकोलॉजी ने ये प्रूव किया कि कैसे एंग्जाइटी आती है, कैसे हम फील करते हैं, और ये एंग्जाइटी पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, और इससे आगे हमारा इफ़ेक्ट लोगों पर क्या पड़ता है, ये साइकोलॉजी ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया। यहाँ पे भी कॉमन बिलीफ्स जो थे, कॉमन सेंस बिलीफ थे, उसको मिटाया। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजी डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजर एंड पाम रीडर्स by systematically examine data to formulate principle about human behavior and psychological phenomena। देखिए, ये जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, जो आपका भविष्य बताते हैं, या पाम रीडर्स मतलब आपका हाथ देख के, आपके हाथ की रेखाएं जो होती है वो देख के आपकी जीवन की, मतलब आपका जीवन आपका कैसा रहेगा, कैसी आपकी लाइफ रहेगी, आपको जॉब कौन सी लगेगी, आपके बच्चे कितने होंगे, किससे शादी होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ये सब जो चीज़ें ये लोग बताते हैं ना, इससे हमारे साइकोलॉजिस्ट अलग है। हमारे साइकोलॉजिस्ट ये चीज़ें करते हैं क्या? नहीं करते। वो प्रेडिक्शन करते हैं? नहीं। वो गेसिंग करते हैं? नहीं। वो जजिंग करते हैं? नहीं। वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर को, साइकोलॉजिकल फेनोमेना को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स है उसके बाद वो फॉर्मुलेट करते हैं, और जो हमारा बिहेवियर है, हमारे मेंटल प्रोसेसेस है, उसको एक्सपेरिमेंट करके, स्टडी करके, उसके बाद ही उस पर एक अपना प्रिंसिपल बनाते हैं, मतलब एक उसकी थ्योरी बनाते। ऐसे ही वो बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। इसलिए यहाँ से साइकोलॉजी को आपको क्या समझना है कि कॉमन बिलीफ्स पर साइकोलॉजी नहीं चलती, साइकोलॉजी में सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली स्टडी होती है। नेक्स्ट हम हमारा पॉइंट देखेंगे। अभी अब तक हमने देखा कि साइकोलॉजी कैसे बनी, कैसे साइकोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें बनी, कौन कौन सी स्टडीज साइकोलॉजी में होती है, मेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमन बिहेवियर, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, कैसे साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी को साइंस बनाया, वो हमने देखा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे साइकोलॉजी इवॉल्यूट हुई, मतलब साइकोलॉजी में अलग अलग चीज़ें जो हुई वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, मतलब कैसे साइकोलॉजी इवॉल्यूट हुई। अभी इवोल्यूशन उसका कैसे हुआ, कौन कौन सी चीज़ें उसमें आई, वो हम देखेंगे। साइकोलॉजी इवोल्व्ड रैपिडली फ्रॉम एंशियंट फिलोसॉफी टू अ फॉर्मल मॉडर्न डिसिप्लिन इन द लेट 19th सेंचुरी। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि साइकोलॉजी फिलोसॉफी का एक पार्ट थी, फिर वो 1879 में, मतलब 19th सेंचुरी में वो एक अलग सब्जेक्ट बनी। उसके बाद वो एक साइंटिफिक मेथड से स्टडी करना साइकोलॉजी की स्टार्ट हुई। वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था, जहाँ से साइकोलॉजी स्टार्ट हुई, वो हम देखते। साइकोलॉजी सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? जर्मनी में स्टार्ट हुई थी। और वो किन्होंने की थी? मैंने आपको बताया था, विलियम वुंट जी ने साइकोलॉजी की फर्स्ट लैबोरेटरी जर्मनी में लिचपिक यूनिवर्सिटी में 1879 में इस्टेब्लिश की थी। वहाँ पे उन्होंने साइकोलॉजी की साइंटिफिक स्टडी करना शुरू किया था। तो वहाँ से साइकोलॉजी की कैसे स्टडी हुई, और एक वर्ड आया वहाँ से जहाँ से साइकोलॉजी इवॉल्यूट हुई, वो था स्ट्रक्चरलिज्म। अभी स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म मतलब कि माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ना, कि हमारा माइंड कैसा है, कैसा हमारा माइंड स्ट्रक्चर्ड है, कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। मतलब जैसे कि अभी देखिए, अगर हम पजल्स देखें, पजल्स का वो जो बॉक्स रहता है, तो उसको हम जोड़ के एक पिक्चर बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चरलिज्म में क्या होता है कि माइंड के जो छोटे जो पार्ट्स है, उनको पढ़ा जाता था, उनको समझने की कोशिश की जाती थी स्ट्रक्चरलिज्म में। और तो स्ट्रक्चरलिज्म किन का था? ये था विलियम वुंट जी का। विलियम वुंट गेव द स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। ही यूज द मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन टू एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। उन्होंने एक मेथड यूज़ की थी, इंट्रोस्पेक्शन। उस मेथड से उन्होंने एनालाइज किया माइंड के स्ट्रक्चर को, कि कैसे हम माइंड को पढ़ सकते हैं, कैसे हमारी माइंड में कौन कौन सी चीज़ें होती है, वो समझने के लिए उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन ये मेथड यूज़ की थी। जब ये आप आगे जाओगे ग्रेजुएशन में, तो ये स्ट्रक्चरलिज्म है, माइंड का मतलब जो साइकोलॉजी का इवोल्यूशन है, इसके एक अलग अलग टॉपिक्स है पूरे। वो आपको जब आप मतलब पूरे विस्तार से एक्सप्लेनेशन के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ोगे ना, तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे आपको क्या समझना है कि इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी में कैसे कैसे साइकोलॉजी इवोल्यूट हुई। पहले क्या हुआ कि माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ा गया स्ट्रक्चरलिज्म में। एज दिस मेथड डिडंट सेटिस्फाई अदर साइकोलॉजिस्ट, न्यू स्कूल्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड। देखिए, ये जो स्ट्रक्चरलिज्म में था, यहाँ पे बस माइंड की स्टडी होती थी, बिहेवियर की नहीं होती थी।
तो कुछ जो और साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने और बहुत सारे प्रिंसिपल्स आए, न्यू स्कूल्स वेयर इंट्रोड्यूस करवाए, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म क्या था, ये किनका था? विलियम जेम्स गेव फंक्शनलिज्म टू स्टडी द ह्यूमन माइंड। He argued that psychologists should study what the mind does and how the behavior function it in making people deal with their environment। देखिए अभी जो विलियम जेम्स थे उनका क्या कहना था कि यहाँ पे माइंड के स्ट्रक्चर को तो हम समझ रहे हैं कि माइंड कैसा है, कैसे वो मतलब कैसा होता है, लेकिन वो क्या करता है, हमारा बिहेवियर कैसे उसके ऊपर फंक्शंस करता है और कैसे ये हेल्प करता है लोगों को उनके इन्वायरमेंट के साथ डील करने में, ये फंक्शनलिज्म में पढ़ा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि माइंड को तो हम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या समझना है, माइंड के फंक्शंस को समझना है। पहले तो हमने क्या समझा, माइंड का स्ट्रक्चर समझा, उसके बाद फंक्शन समझे। जैसे कि पहले हमने, जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका मदरबोर्ड होता है, कैमरा होता है, डिस्प्ले होता है, उसकी बॉडी होती है, ये हो गया मोबाइल का स्ट्रक्चर। उसके बाद फंक्शंस, मतलब मोबाइल कैसे क्या क्या करता है, कॉलिंग होती है, इंटरनेट होता है, गेमिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें मोबाइल के फंक्शंस में होती है। वैसे ही माइंड की हमने स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद माइंड के फंक्शंस की, माइंड कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी चीज़ें माइंड में होती है, ये फंक्शनलिज्म में आता है। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है वो हम देखेंगे। गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल। देखिए पहले स्ट्रक्चरलिज्म में माइंड के स्ट्रक्चर को, मतलब उसको तोड़ के पढ़ा जाता था। यहाँ पे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में पूरा एक्सपीरियंस को पढ़ा जाता है। मतलब देखिए कैसे, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एज अ न्यू स्कूल इन जर्मनी। मतलब ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की निर्मित कहाँ हुई थी, जर्मनी में हुई थी। दिस शो दैट वॉट एक्सपीरियंस इज मोर देन द इनपुट रिसीव फ्रॉम द आवर इन्वायरमेंट। मतलब हमारे इन्वायरमेंट से जो भी हमें एक्सपीरियंस मिलता है, जो भी चीज़ें हमें मिलती है, वो सब हम ऐसे तोड़ के एक्सपीरियंस करते हैं क्या? नहीं करते। जब भी हम ऐसे अगर कुछ खा रहे हैं तो हम वो जब खाने के बाद उसका पूरा एक्सपीरियंस हम क्या बताते हैं कि नहीं, अगर हम मैंगो खा रहे हैं तो मैंगो का एक्सपीरियंस हम क्या बताते थे, वो मीठा है, अच्छा है, स्वीट है और ऑरेंज कलर का है या येलो कलर का है। ऐसे हम उसका पूरा एक्सपीरियंस बताते, या फिर इसको तोड़ तोड़ के बताते नहीं ये मैंगो है, फिर ये मीठा है, फिर ये येलो है। नहीं, इसको पूरा हम बताते हैं। ये हमारा होल एक्सपीरियंस होता है और ये मिलता है हमारे जो बाहर का जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हम करते उसका जो एक्सपीरियंस आता है, वो जो होल एक्सपीरियंस रहता है वो आता है गेस्टाल्ट में। गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल एक्सपीरियंस। जैसे कि देखिए अब पिक्चर देखने जाते हो, पिक्चर में आप थोड़ा थोड़ा पार्ट देखते हो क्या? नहीं देखते। अगर रील पे कोई शॉर्ट मूवी का हमने पार्ट देख लिया, एक मूवी का एक शॉर्ट देख ली, तो हमको पूरा पिक्चर देखने का मन करता है। वो होता है गेस्टाल्ट, पूरा पिक्चर देखना है कि पूरे पिक्चर में हुआ क्या था। ऐसा हम करते हैं। अभी के टाइम तो यही चल रहा है कि रील में कोई शॉर्ट आया पिक्चर का, वो गए हम यूट्यूब पे और उसका पूरा पिक्चर देख लिया। ये कहाँ से आता है? गेस्टाल्ट से आता है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से आता है। मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस इज होलिस्टिक, इट इज़ अ गेस्टाल्ट। मतलब हमारा पूरा जो एक्सपीरियंस होता है इसको हम गेस्टाल्ट कहते हैं। मतलब हमारा माइंड का जो स्ट्रक्चर है, हमने माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ा, उसके फंक्शन को पढ़ा, उसके बाद पूरा जो माइंड का एक्सपीरियंस है वो पढ़ा। उसके बाद आता है बिहेवियरिज्म। अभी बिहेवियरिज्म क्या है? Behaviorism. John Watson established the behaviorism in which he denied the idea of introspection and consciousness. As per him, scientific psychology must focus on what is observable and verifiable. देखिए जॉन वैटसन जी जो थे, उन्होंने जो इंट्रोस्पेक्शन का आइडिया था, जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड में पढ़ा था कि माइंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे माइंड में कौन कौन सी चीज़ें होती है, कॉन्शियसनेस हो गया, कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो गया, वो सब जो चीज़ें हमारे माइंड में होती है वो उन्होंने डिनाइड किया कि ये तो सही नहीं है। माइंड के मतलब जो चीज़ दिखती ही नहीं है उसकी क्या स्टडी करें। बात तो उनकी सही थी कि जो चीज़ दिखती नहीं है उसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं। कि अभी मैंने कह दिया कि मेरे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है, अभी मैं फीलिंग्स दिखा सकती हूँ क्या? नहीं दिखा सकती। तो उनका कहना था, जॉन वैटसन जी का कहना था कि जो चीज़ दिखती है ना उसकी आप स्टडी करो। मतलब जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरा बिहेवियर है, ये क्या है? ऑब्जर्वेबल है।
वेरीफाइबल है, इसको आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, इसकी स्टडी आप कर सकते हो। ये आता है बिहेवियरिज्म में। इसलिए जॉन वैटसन जी का क्या कहना था, माइंड को छोड़ो, बिहेवियर को पढ़ो। मतलब माइंड की स्टडी छोड़ दो, क्योंकि उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो हम पढ़ सके। इसलिए उनका कहना था कि जो भी चीज़ दिखती है ना वो पढ़ो। जब आप बिहेवियरिज्म के बारे में आगे पढ़ोगे तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई है बिहेवियरिज्म में, कि उन्होंने लर्निंग की थ्योरी जो दी है, जॉन वैटसन जी की जो लर्निंग की थ्योरी थी उसको हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। वो आप बिहेवियरिज्म में देखोगे कि ये अलग अलग चीज़ें वहाँ पे चलती है। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस। अभी साइको एनालिसिस क्या है, यहाँ पे हम वो देखेंगे। सिगमंड फ्राइड गेव साइको एनालिसिस। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड में हमने क्या देखा कि जो इंट्रोस्पेक्शन है, कॉन्शियसनेस है, हमारा जो भी कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस मतलब क्या, कि चीज़ों के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, जो भी हमारी लाइफ की चीज़ें हैं, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम अवेयर होते हैं, वो हमारी कॉन्शियसनेस में आता है। और इन्होंने क्या बताया, अभी सिगमंड फ्राइड ने जो साइको एनालिसिस में जो चीज़ें बताई है वो हम देखेंगे कि ही व्यूड बी ह्यूमन बिहेवियर एज अ डायनेमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस, डिज़ायर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इन्होंने क्या बताया कि साइको एनालिसिस में अनकॉन्शियसनेस के बारे में बताया, जिसके बारे में हमें खुद ही पता नहीं होता कि हमारे दिमाग में ये चीज़ें चल रही होती है। जैसे कि हमारे जो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो भी हमारी चीज़ें जो हमारे अंदर चल रही है लेकिन उनके बारे में हमें खुद से भी पता नहीं है, वो चीज़ें हमारे अनकॉन्शियसनेस में आती है। ठीक है। ही कंसिडर्ड ह्यूमन बीइंग एज अ मोटिवेटेड बाय अनकॉन्शियस डिज़ायर टू ग्रेटिफाई प्लेजर सीकिंग। देखिए हमारे जो अनकॉन्शियस डिज़ायर होते हैं उससे हमें प्लेजर मिलता है, मतलब उससे हमारी लाइफ की जो भी चीज़ें होती है जो हमें पता नहीं होती, जैसे कि इन्होंने ना एक ड्रीम एनालिसिस का बताया साइको एनालिसिस में, ड्रीम एनालिसिस, कि जो भी हमें ड्रीम आते हैं ना वो हमारे अनकॉन्शियस डिज़ायर से आते हैं, अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस से आते हैं। ये कैसे आते हैं, कैसे होते हैं, हमारे इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस में, डिज़ायर्स में, इसमें क्या क्या ऐड्स होते हैं, वो सब सिगमंड फ्राइड जी ने साइको एनालिसिस में बताया। जब वो आप ग्रेजुएशन में जाओगे ना उस टाइम पे आपको साइको एनालिसिस एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ये आप पार्ट अपने अच्छे से पढ़ा, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी की, ये अगर पार्ट अपने अच्छे से पढ़ा ना अभी इस टाइम पे, कि शॉर्ट में समझ लिया कि क्या क्या किसको कहते हैं, तो ये जब आप आगे जाओगे ना ग्रेजुएशन में, ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव मतलब क्या, कि जो चीज़ें ह्यूमंस के बारे में, अभी ये सब तो ह्यूमंस के बारे में ही चल रही है, लेकिन यहाँ पे इनका जो कार्ल रॉजर्स एंड एब्रॉन मैस्लो थे, उनका क्या कहना था वो हम देखते हैं। द ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव गिवन बाय कार्ल रॉजर्स एंड एब्रॉन मैस्लो emphasized द फ्री विल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर नेचुरल स्ट्राइविंग टू ग्रो एंड अनफोल्ड देयर इनर पोटेंशियल। देखिए अब तक हमने क्या देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड देखा, फंक्शन ऑफ द माइंड देखा, फिर बिहेवियर के बारे में देखा, फिर जो हमारा अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस है, मतलब जो भी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर जो चल रही है, फिर से मतलब यहाँ से साइको एनालिसिस से फिर से माइंड की स्टडी करना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में देखा, लेकिन ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में क्या था, ना हमें माइंड के बारे में पढ़ना है, ना हमें बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, हमें देखना है कि इंसान कैसे खुद को डेवलप कर सके, कैसे इंसान खुद के पोटेंशियल को लेकर आगे बढ़ सके, कैसे खुद की स्ट्रेंथ बढ़ा सके, ये ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। यहाँ पे क्या है, एस्पेक्ट ऑफ द गेस्टाल्ट अप्रोच एंड स्ट्रक्चरलिज्म वेयर कंबाइंड एंड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव विच फोकस हाउ वी नो अबाउट द वर्ल्ड। यहाँ पे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में क्या है कि जो हमारा स्ट्रक्चरलिज्म है, मतलब माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है, माइंड में कौन कौन सी चीज़ें होती है। माइंड में कॉन्शियस एक्सपीरियंस में के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे माइंड में क्या होता है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस मतलब चीज़ों के बारे में अवेयर होना, और यहाँ पे और एक चीज़ कौन सी थी, गेस्टाल्ट अप्रोच। इन दोनों को मिलाकर कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव बना कि गेस्टाल्ट मतलब क्या, कि पूरी चीज़ों के एक्सपीरियंस को देखना, और स्ट्रक्चरलिज्म में क्या था कि माइंड के स्ट्रक्चर को देखना, उन जो चीज़ें टूट चुकी है तोड़ कर चीज़ों को देखना और फिर उसको पूरी तरह से देखना।
ये सब दोनों को मिलाकर कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में आता है, जो फोकस करता है कि हाउ वी नो अबाउट द वर्ल्ड, मतलब जो हमारे दुनिया को देखने का तरीका है, कैसे हम दुनिया के बारे में जानते हैं, कैसे हम हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में समझते हैं, वो आता है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में, जो दो चीज़ों को मिलाकर बना है, गेस्टाल्ट अप्रोच एंड स्ट्रक्चरलिज्म। Cognition is the process of knowing which include thinking, understanding, perceiving, memorizing and problem solving। देखिए, cognition is the process of knowing, मतलब यहाँ पे क्या क्या है कि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में कौन कौन सी चीज़ें आती है, थिंकिंग आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, परसीविंग आती है, मेमोराइजिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। मतलब जो भी चीज़ें हमारे माइंड में आती है वही चीज़ें कॉग्निशन में आती है। कॉग्निशन मतलब क्या, कि दिमाग में चलने वाली चीज़ें वो सब आती है हमारे कॉग्निशन में। इजी में समझना है आपको, तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव मतलब मेंटल प्रोसेसेस। इजी, जो भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस है उसको मेंटल प्रोसेसेस हम कह सकते हैं। ठीक है, ये एकदम इजी हो गया। नेक्स्ट है हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म। अभी कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है कि मतलब modern cognitive psychology views human being as actively constructing their mind by exploring the physical and the social world। मतलब यहाँ पे हमने अभी माइंड को पूरी तरह से समझ लिया। ठीक है, कैसे हमारा माइंड वर्क करता है, कैसे हमारी माइंड की चीज़ें होती है, कैसे हमारा बिहेवियर होता है, वो सब चीज़ें समझने के बाद कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या समझा गया है कि हमारा माइंड कैसे एक्सप्लोर हो सकता है, कैसे हम सोशली एंड फिजिकली जो हमारा वर्ल्ड होता है कैसे उसमें हमारा माइंड वर्क करता है, कैसे एक्सप्लोर हो सकता है, ये सब चीज़ें देखी गई कंस्ट्रक्टिविज्म में। ठीक है, आपको समझ में आया कि इवोल्यूशन में हमने क्या क्या देखा, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। ये बातें जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे ना तो उस टाइम पे ये आपको बहुत डीपली समझने को मिलेगी कि कैसे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव होता है, कैसे ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव होता है, कैसे स्ट्रक्चरलिज्म होता है, बिहेवियरिज्म होता है। ये सब चीज़ें आप ग्रेजुएशन में जाओगे उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगी। आज के आपके इस टाइम में 11th स्टैंडर्ड में आपको ये चीज़ें बस शॉर्ट में समझने की किसको क्या कहते हैं और किसने क्या लाया, कैसे एवोल्यूशन साइकोलॉजी का हुआ, ये आपको शॉर्ट में यहाँ पे मैंने इसलिए बताया क्योंकि ज़्यादा मतलब आपको ऐसे पूरी तरह से चीज़ें एकदम मिक्स ना हो जाए, आपको कुछ कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने ये एकदम शॉर्ट में आपको बताया कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। अभी पहुँच गए हम पूरी दुनिया से इंडिया में, अभी बाहर घूम के आए, जर्मनी में गए, अमेरिका में गए, बहुत सारे देशों में घूम के अभी हम इंडिया में आए कि इंडिया में साइकोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हुई। द इंडियन philosophical tradition has a strong focus on mental processes, human consciousness, self, body-mind relation, cognition, perception, illusion, attention and reasoning। देखिए, हमारी जो इंडियन फिलोसॉफी थी, मतलब इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन जो था हमारा था, उस टाइम पे इंडिया में भी साइकोलॉजी पढ़ी जाती थी, लेकिन कैसे पढ़ी जाती थी, फिलोसॉफी के थ्रू, फिलोसॉफी ट्रेडिशन के थ्रू। वहाँ पे क्या क्या पढ़ा जाता था, मैंने आपको बताया, मेंटल प्रोसेसेस पढ़ा जाता था, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पढ़ा जाता था, सेल्फ, माइंड, बॉडी रिलेशन, कॉग्निशन, परसेप्शन, इल्यूजन, अटेंशन, रीजनिंग, ये सब चीज़ें जो हमारे जो ह्यूमन्स बिहेवियर को, मेंटल प्रोसेसेस को एंड एक्सपीरियंस को रिलेट करती है, वो सब चीज़ें इंडिया में भी पढ़ी जाती थी, लेकिन फिलोसॉफी के थ्रू। उसके बाद इंडिया में साइकोलॉजी कैसे आई वो हम देखते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया हैज़ बीन मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न साइकोलॉजी विथ सम अटेम्प्ट्स टू इंटीग्रेट इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन थ्रू साइंटिफिक स्टडी। देखिए, इंडिया में साइकोलॉजी तो आई, मतलब इंडिया में साइकोलॉजी तो थी, लेकिन कहाँ थी, फिलोसॉफी में थी। उसके बाद कुछ साइकोलॉजिस्ट ने साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसको ज़्यादा मतलब उस पर जो हमारी इंडियन साइकोलॉजी थी उस पर इम्पैक्ट किसका ज़्यादा था, वेस्टर्न साइकोलॉजी का। मतलब जो चीज़ें वेस्टर्न में पढ़ी जाती थी वही इंडिया में मतलब थी उस टाइम पे, लेकिन फिर भी हम उसको वेस्टर्न के तरीके से पढ़ते थे कि वेस्टर्न में कैसे वो चीज़ें पढ़ी जाती थी। जैसे मेंटल प्रोसेसेस वेस्टर्न में कैसे पढ़ी जाती थी, वैसे ही इंडिया में हम उसको अडेप्ट करके पढ़ रहे थे। मतलब यहाँ पे जो भी हमारा
फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन था उसको हम साइंटिफिकली पढ़ रहे थे, लेकिन कैसे, वेस्टर्न साइकोलॉजी के इम्पैक्ट से, मतलब उनका जो कहना था उस हिसाब से हम इंडिया में साइकोलॉजी को पढ़ते थे। द मॉडर्न ईरा ऑफ इंडियन साइकोलॉजी बिगेन एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी where the first syllabus of experimental psychology was introduced in 1950 with the establishment of the first psychological laboratory। देखिए इंडिया में साइकोलॉजी कब आई, 1950 में आई, और कहाँ पे आई, उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1950 में हुआ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। जो हमारी कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, मतलब पश्चिम बंगाल में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का फर्स्ट सिलेबस शुरू हुआ, उसको क्या कहते थे, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के थ्रू साइकोलॉजी की स्टडी करना स्टार्ट हुई, और वहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की फर्स्ट लैबोरेटरी बनी। देखिए आपको अभी यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है, साइकोलॉजी कब इस्टेब्लिश हुई, 1879 में, और कहाँ पे हुई, जर्मनी में हुई। जर्मनी में साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजी का एक अलग सब्जेक्ट बना, उसकी अलग अलग ब्रांच बनी। और इंडिया में कब आई, 1950 में साइकोलॉजी आई। कहाँ पे आई, हमारे वेस्ट बंगाल में आई। वेस्ट बंगाल में साइकोलॉजी आई, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। जो भी हमारी कलकत्ता यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हमारी साइकोलॉजी फर्स्ट टाइम आई, और उसकी फर्स्ट लैबोरेटरी बनी वहाँ पे। फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी थी, किस लिए, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की फर्स्ट लैबोरेटरी वहाँ पे बनी। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, अर्ली इन्फ्लुएंसर ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया इंक्लूड डॉक्टर एन सेन गुप्ता जी इज इन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड प्रोफेसर जी बोस इन फ्राइडियन साइको एनालिसिस। देखिए एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, डॉक्टर एन गुप्ता जी ने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, जो वेस्टर्न के थ्रू उन्होंने पढ़ा कि वेस्टर्न में एक्सपेरिमेंट कैसे होते थे साइकोलॉजी में, उनके बारे में डॉक्टर एन गुप्ता जी ने पढ़ के हमारे इंडिया में साइकोलॉजी लाई। और उसके बाद जो प्रोफेसर थे प्रोफेसर जी बोस, उन्होंने फ्राइडियन साइको एनालिसिस, मतलब फ्राइड का जो साइको एनालिसिस का जो टर्म्स था उसके बारे में इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, और वहाँ से साइको एनालिसिस इंडिया में आया। इनके थ्रू इंडिया में साइको एनालिसिस आया, और डॉक्टर एन सेन गुप्ता जी के थ्रू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इंडिया में आई, मतलब साइकोलॉजी इनके थ्रू इंडिया में आई। साइकोलॉजी इन इंडिया हैज़ ग्रोन साइंटिफिकली सिग्निफिकेंटली विद द न्यूमरस टीचिंग, research and application centers including 2 centers of excellence at Utkal University भुवनेश्वर and the University of Allahabad। देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी जब इंडिया में आई तब कोलकाता में थी, उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में साइकोलॉजी की स्टडी करना स्टार्ट हुआ। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दो यूनिवर्सिटी यहाँ पे बताई गई है, एक उत्कल यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर में है, और दूसरी जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद में भी जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे साइकोलॉजी की स्टडी करना स्टार्ट हुआ। ऐसे करते करते अलग अलग स्टेट्स में साइकोलॉजी फैलती चली गई, उसकी अलग अलग फील्ड्स, मतलब अलग अलग फील्ड में साइकोलॉजी की स्टडी करना स्टार्ट हुआ इंडिया में। उस टाइम से लेकर अब तक इंडिया में 17+ से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं, वो भी साइंटिफिक वे से, और उसके अलग अलग जो साइकोलॉजी के ब्रांचेस थे उसके बारे में भी साइकोलॉजी की अलग अलग स्टडी होती है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दुर्गानंद सिन्हा's बुक साइकोलॉजी इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस outline the history of modern psychology in India in 4 phases emphasizing the evolution of psychology in the Indian context। देखिए दुर्गानंद सिन्हा जी तो जो थे उनकी एक बुक थी साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, मतलब साइकोलॉजी जब इंडिया में आई तो वो कैसे इवॉल्यूएट हुई, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे वो आगे बढ़ी, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन इनके बुक में दी गई है कि कैसे साइकोलॉजी एक मतलब वेस्टर्न इम्पैक्ट से कैसे आगे बढ़ के हमारे साइकोलॉजी ने इंडिया में आके इंडियन साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इंडिया के हिसाब से कैसे साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट लाए, कैसे नई नई चीज़ें लाई, वो यहाँ पे 4 फेज़ में बताया गया है कि पहले साइकोलॉजी इंडिया में आई थी उस टाइम पे
हमारे ऊपर पूरा वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट था कि मतलब उनके हिसाब से हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते थे। उसके बाद उनके एक्सपेरिमेंट को हमने अपनाया कि कैसे वो एक्सपेरिमेंट करते, उनके हिसाब से हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद थर्ड फेज़ में साइकोलॉजिस्ट ने इंडियन कल्चर को समझने की कोशिश की, हमारे कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश की कि हमारे कल्चर में कैसे प्रॉब्लम्स है, कैसे लोगों के रिएक्शन होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है, उनका माइंडसेट कैसा है। हमारे कल्चर को समझ के फिर से साइकोलॉजी की स्टडी स्टार्ट हुई। अभी यहाँ पे जो फोर्थ फेज़ है, जो मॉडर्न साइकोलॉजी का इंडिया में जो फोर्थ फेज़ है, वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे साइकोलॉजी को अलग अलग तो स्टडी करना स्टार्ट हुआ, लेकिन कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे डेवलपमेंट साइकोलॉजी के आगे बढ़ी, हमारे हिसाब से कैसे एक्सपेरिमेंट हुए, वो फोर्थ फेज़ में बताया गया है। और ये सब कुछ कहाँ पे है, जो दुर्गानंद सिन्हा जी की बुक है साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, इसमें ये 4 फेज़ बताए गए हैं कि कैसे साइकोलॉजी इंडिया में डेवलप हुई। ये आपको ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, ये बुक किसकी है, दुर्गानंद सिन्हा जी की ये बुक है। यहाँ पे इन्होंने बस यही बताया कि इंडिया में साइकोलॉजी डेवलप कैसे हुई। शॉर्ट में समझ में आ गया आपको, ये ऐसे ही बस इतना ही है और कुछ नहीं इसमें। द फेजेस इंक्लूड अ शिफ्ट टूवर्ड्स प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च एंड एम्फसाइज ऑन डेवलपिंग an Indian identity for psychology and a focus of indigenization drawing from traditional Indian psychology and cultural relevance। मैंने आपको अभी बताया कि कैसे साइकोलॉजी हमारे इंडिया में डेवलप हुई, कैसे वो आगे बढ़ी। जो फेजेस इसमें बताए गए हैं, इस बुक में जो फेजेस बताए गए हैं, उस तरह से हमारी साइकोलॉजी इंडिया में कैसे डेवलप हुई, इंडिया ने उसको कैसे हमारी इंडियन आइडेंटिटी कैसे अलग साइकोलॉजी को मिली, वो उसको हमने इस बुक में पढ़ाया गया है, मतलब उसमें इस बुक में ये चीज़ें बताई गई है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी इन इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द ग्लोबल फील्ड ऑफ साइकोलॉजी विथ अ contextual approach emphasizing the development of psychological principle rooted in Indian social and cultural context। मतलब हमारे सोशल एंड कल्चर के कॉन्टेक्स्ट जो थे उनके रूट के हिसाब से साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बने, कि जैसे कि हमारे सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमारे बिहेवियर को हमने पढ़ा था, मेंटल प्रोसेसेस को हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में बताया था, वो सब चीज़ें इंडिया में पढ़ी जाती थी। उसके हिसाब से साइकोलॉजी को साइंटिफिकली पढ़ के साइकोलॉजी के अलग प्रिंसिपल्स हमारे इंडिया में बने, कि वो कैसे कैसे आगे बढ़ते चले गए, कैसे उसको साइकोलॉजी इंडिया में साइकोलॉजी एक ग्लोबल फील्ड बनी। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि उसके रूट कहाँ पे है, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। recent trend involve research at the intersection of psychology with the neurobiology and health science, along with the diverse application in various professional sectors such as clinical psychology, HRD, advertising, sports development and the IT industries। लास्ट पॉइंट में बस यही बताया गया है कि कैसे साइकोलॉजी डेवलप होने के बाद उसकी अलग अलग फील्ड में कैसे स्टडी करना स्टार्ट हुआ इंडिया में। जैसे कि न्यूरोबायोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है, माइंड के स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारा ब्रेन है उसके बारे में पढ़ा जाता है। हेल्थ साइंस है, उसमें साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना स्टार्ट हुआ। और नेक्स्ट जो अलग अलग वेरियस सेक्टर से, जो प्रोफेशनल वेरियस सेक्टर से, वहाँ पे साइकोलॉजी का कैसे एप्लीकेशन हुआ, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, HRD, मतलब जो एक मिनट, HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, उसमें साइकोलॉजी का कैसे एप्लीकेशन हुआ, एडवर्टाइजिंग में है, स्पोर्ट्स में है, डेवलपमेंट में है, एंड द IT इंडस्ट्रीज। इन अलग अलग सेक्टर्स में साइकोलॉजी का एप्लीकेशन कैसे कैसे हुआ वो हम आगे देखेंगे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में, कि ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में ये जो सेक्टर्स थे, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, HRD है, एडवर्टाइजिंग है, स्पोर्ट्स है, डेवलपमेंट है, ये अलग अलग सेक्टर्स में साइकोलॉजी का कैसे यूज़ होता है वो हम आगे देखेंगे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में। जो साइकोलॉजी की अलग अलग ब्रांच बनी, कैसे साइकोलॉजी की अलग अलग ब्रांच बनी, कौन कौन सी थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। सोशल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, न्यूरो साइकोलॉजी है, हेल्थ साइकोलॉजी है,
डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस है और इसमें अलग अलग तरह से अलग अलग सेक्टर्स की स्टडी की जाती है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में। देखिए पहली है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है? इन्वेस्टिगेट मेंटल प्रोसेसेस लाइक अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज। कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन both lab and natural settings, collaborating with neuroscientist and computer scientist। देखिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इजीली मैं आपको बता दूं तो क्या पढ़ा जाता है, जो भी हमारी मेंटल प्रोसेसेस है वो सब, दिमाग में जो भी चीज़ें चलती है जैसे कि मेमोरी है, परसेप्शन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारा अटेंशन हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ये सब पढ़ा जाता है साइकोलॉजी की कौन सी ब्रांच में? कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। जब आप आगे ग्रेजुएशन में जाओगे और कॉग्निटिव साइकोलॉजी की अलग ब्रांच के बारे में जब आप पढ़ोगे ना तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ा जाता है एक्सपेरिमेंट करके, और ये एक्सपेरिमेंट कहाँ होते हैं? लैब में होते हैं, और नेचुरल सेटिंग्स मतलब बाहरी जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट करके हम ये चीज़ों को समझते हैं। कौन से? मेंटल प्रोसेसेस को, अटेंशन को, परसेप्शन को, मेमोरी को, रीजनिंग को, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे मेंटल प्रोसेसेस में आती है, वो सब चीज़ें कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। देखिए बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है? फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड द फिजिकल सिस्टम लाइक द ब्रेन, नर्वस सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम एंड जेनेटिक्स। कोलैबोरेट विद द न्यूरोसाइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखिए बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है कि बिहेवियर का ब्रेन से कैसा कनेक्शन है, मतलब हमारी ब्रेन एक्टिविटीज़ जो होती है वही मतलब हमारे ब्रेन के अंदर जो चीज़ें एक्टिवेट हो रही होती है वही हमारे बिहेवियर में आती है। जैसे कि ब्रेन में कौन कौन सी चीज़ें होती है? नर्वस सिस्टम होती है, इम्यूनो सिस्टम हमारी जो है, हमारे जेनेटिक्स है, जो हमको हमारे पेरेंट्स से जो जेनेटिक्स मिले वो जेनेटिक के हिसाब से हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं लाइफ में, ये सब चीज़ें बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में पढ़ी जाती है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और यहाँ पे कौन कौन कोलैबोरेट करते हैं? न्यूरोसाइंटिस्ट होते हैं, यहाँ पे जूलॉजिस्ट होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब जो पूरी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी कैसे स्ट्रक्चर्ड है, कैसे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा जाता है, जिसके बारे में पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये सिंपल आपको याद रखना है कि जैसे साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, वैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरोसाइकोलॉजी क्या है? स्टडीज द न्यूरोट्रांसमीटर्स रोल्स इन न्यूरल कम्युनिकेशंस यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक EEG, PET एंड fMRI, फोकसिंग ऑन बोथ नॉर्मल एंड डैमेज ब्रेन। देखिए न्यूरोसाइकोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है? ब्रेन्स में जो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरॉन्स होती है, गीलियाज होती है, ये सब जो हमारे ब्रेन के पार्ट है, इसके बारे में न्यूरोसाइकोलॉजी में पढ़ा जाता है, जो हमें हेल्प करती है कि हमारा ब्रेन नॉर्मल है, कहाँ पे डैमेज्ड है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए न्यूरोसाइकोलॉजी हमें हेल्प करती है। यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती है, जैसे कि EET है, PET है और fMRI, मतलब ये सब चीज़ें है ना, ये ब्रेन को स्कैन करने के लिए देखी जाती है। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ब्रेन को स्कैन करने के लिए यूज़ की जाती है न्यूरोसाइकोलॉजी में। जैसे कि आपने देखा होगा CT स्कैन होता है, PET स्कैन होता है, ECG होता है, और जो हमारे स्टमक के लिए होता है सोनोग्राफी रहती है। ये सब जो चीज़ें होती है ना, जो हमारे बॉडी को स्कैन करती है, वो सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जाती है न्यूरोसाइकोलॉजी में। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में क्या क्या है? स्टडीज फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन, फोकसिंग ऑन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टरिस्टिक लाइक इंटेलिजेंस एंड इमोशंस, कोलैबोरेट विद द वेरियस फील्ड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जो पार्ट है, वहाँ पे ह्यूमंस जो रहते हैं वो मतलब इंसान अपनी लाइफ को कैसे डेवलप बना सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें डेवलपमेंट में आती है, वो सब चीज़ों के बारे में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। देखिए आपको एक चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट करके, उस ह्यूमन डेवलपमेंट के चैप्टर में आपको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में शॉर्ट में बताया गया है। जब वो चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आखिर है क्या। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी।
सोशल साइकोलॉजी क्या है? एक्सप्लोर हाउ सोशल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स थॉट्स एंड बिहेवियर, फोकस ऑन टॉपिक्स सच एज एटीट्यूड, कन्फर्मिटी, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन एंड इंटरग्रुप रिएक्शन। देखिए सोशल साइकोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है कि लोगों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा रहता है, उनके साथ हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, सोशली हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारे थॉट्स कैसे होने चाहिए, ये सब पढ़ा जाता है सोशल साइकोलॉजी में। सोशल साइकोलॉजी आपको ग्रेजुएशन में एक अलग सब्जेक्ट है। जब आप सोशल साइकोलॉजी के बारे में डीपली और डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ोगे ना, तब आपको सोशल साइकोलॉजी के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये जो साइकोलॉजी की ब्रांच है सोशल साइकोलॉजी, इसमें आपको बस यही समझना है कि सोशल साइकोलॉजी का मीनिंग होता है कि लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होते समय हमारा बिहेवियर कैसा होता है, हमारे थॉट्स कैसे होते हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी होती है, ये सब सोशल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है क्रॉस कल्चर एंड कल्चरल साइकोलॉजी। यहाँ पे जो कल्चरल साइकोलॉजी है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं। एग्जामाइन हाउ कल्चर इम्पैक्ट बिहेवियर, एम्पसाइजिंग टू सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखिए सोशल साइकोलॉजी एंड कल्चरल साइकोलॉजी ये दोनों एक ही है। कल्चरल साइकोलॉजी मतलब हमारे जो कल्चर होता है, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे कि कुछ लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, कुछ लोग पंजाब में रहते हैं, हमारे इंडिया में 28 स्टेट है और सबका कल्चर अलग अलग है। उस हिसाब से उनका बिहेवियर बनता चला जाता है, उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से उनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा रहता है, ये पढ़ा जाता है कल्चरल साइकोलॉजी। मतलब ये कहाँ पे पढ़ा जाता होगा? सोशल साइकोलॉजी में इसके बारे में पढ़ा जाता है कि हमारा बिहेवियर हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट के हिसाब से, हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से कैसा रहता है, ये सोशल साइकोलॉजी में ही पढ़ा जाता है। ये कुछ अलग है नहीं कल्चरल साइकोलॉजी, ठीक है, ये सोशल साइकोलॉजी में भी पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी क्या है? स्टडीज हाउ फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर इंक्लूडिंग वर्क प्लेस अरेंजमेंट एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, फोकस ऑन टॉपिक लाइक वेस्ट डिस्पोजल, एनर्जी कन्वर्सेशन एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज यूज। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में मतलब हमारे बाहर का इन्वायरमेंट होता है, जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये सब यहाँ का जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे हमारे बिहेवियर को शेप देता है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ साइकोलॉजी। मुझे पता है आपको बोर हो रहा है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक आज अगर आपने पूरा टॉपिक अगर आपने देख लिया तो आपको शॉर्ट में मैंने बताया है कि कैसे कौन सी चीज़ है, इसलिए आप शॉर्ट में देखोगे कि वो आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में इसको समझ लीजिए कि ये कैसे होता है, ठीक है। हेल्थ साइकोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है? स्टडीज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स रोल इन इलनेस डेवलपमेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, फोकस ऑन स्ट्रेस, कोपिंग एंड हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स। देखिए हेल्थ साइकोलॉजी में बस यही चीज़ें हैं कि जो भी हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं, इलनेस होती है, उसको हम कैसे ट्रीट कर सके, उस प्रिवेंशन कैसे ले सके उसमें, कि जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेस है, कोपिंग स्किल्स है, हमारी हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स है, इन सब के बारे में हेल्थ साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। शॉर्ट में बता जाए तो हमारा साइकोलॉजिकल हेल्थ और हमारा फिजिकल हेल्थ कैसे अच्छा रहे, ये हेल्थ साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। जब आप आगे जाओगे ना तो यही पार्ट आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है, मतलब यही पार्ट आपको ज़्यादा दिखाई देने वाला है। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ होती है? एड्रेस कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स विथ अ फोकस ऑन इम्प्रूविंग डेली फंक्शनिंग थ्रू काउंसलिंग। देखिए काउंसलिंग के बारे में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों में काउंसलिंग होती है, जैसे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों के लिए काउंसलिंग होती है, करियर काउंसलिंग होती है। ये सब जो चीज़ें आती है ना, ये काउंसलिंग साइकोलॉजी में आती है। एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या आता है कि जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस को लेकर है, डिप्रेशन का डिसऑर्डर्स है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स है जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में पढ़े जाते हैं। जब आप आगे जाओगे डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी है क्या। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी मतलब क्या कि जो भी चीज़ें बिजनेस में आती है, इंडस्ट्री में आती है, वहाँ पे
हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे हमारी जो हमारा पर्सनालिटी है, हमारी स्ट्रेंथ है, वहाँ पे वो कैसी होनी चाहिए, हमारा अपीयरेंस वहाँ पे कैसा होना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी वहाँ पे कैसी होनी चाहिए, ये इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में होता है। यहाँ पे क्या क्या होता है, डील्स विथ वर्क प्लेस बिहेवियर, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ एंड इम्प्रूविंग वर्क कंडीशन। यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या क्या पढ़ा जाता है, वर्क प्लेस बिहेवियर मतलब वर्क प्लेस पर हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को हम कैसे ट्रेनिंग दे सके, इम्प्रूविंग वर्क कंडीशन मतलब हमारे जो वर्क है उसकी कंडीशन को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे स्किल को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये पढ़ा जाता है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब क्या, जो भी हम अभी कर रहे हैं, जो हमारा अभी चल रहा है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो सब चीज़ें आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी। स्टडीज़ यहाँ पे बताया गया है, स्टडीज़ लर्निंग अक्रॉस द एज ऑल एज एंड हेल्प्स डेवलप इन इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मटेरियल्स। मतलब साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी मतलब जो भी ऑल एज ग्रुप्स है उनके बारे में पढ़ा जाता है, उनकी चीज़ों को समझा जाता है। मतलब जो भी चीज़ें अभी मैं कर रही हूँ आपके साथ और आप जो यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, वो सब आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, कि एजुकेशन में साइकोलॉजी कैसे डेवलप करती है, हमको डेवलप होने के लिए कैसे मदद करती है, ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। लास्ट हमारा है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में आपको तो पता ही है। जैसे कि यहाँ पे क्या है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू इन्हांस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन। अदर एमर्जिंग ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, इट इंक्लूड्स वेरियस एरियाज लाइक एविएशन, स्पेस, मिलिट्री, फॉरेंसिक, रूरल इंजीनियरिंग, मैनेजरियल, कम्युनिटी, वुमेंस एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी। देखिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एरियाज़ है, वहाँ पे भी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे कि फॉरेंसिक है, मिलिट्री है, इंजीनियरिंग है, कम्युनिटी है, वुमेंस है, पॉलिटिकल साइकोलॉजी है। इन सब चीज़ों में मतलब इन सब एरियाज़ में भी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन स्पोर्ट्स में साइकोलॉजी के बारे में क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि जब भी हमारा स्पोर्ट्स में जो भी हमारा परफॉर्मेंस रहता है वहाँ पे हमारा मोटिवेशन अच्छा होना चाहिए, हमारे इमोशंस पॉजिटिव होने चाहिए, इसीलिए स्पोर्ट्स में भी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन। मतलब दूसरे डिसिप्लिन में जो भी अदर डिसिप्लिन्स है, सब्जेक्ट्स है, वहाँ पे साइकोलॉजी के बारे में कैसे पढ़ा जाता है, वहाँ पे हमारे साइकोलॉजी का इम्पैक्ट कैसे होता है, वो सब आता है साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन में। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे साइकोलॉजी इज़ अ क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड वेरियस अदर डिसिप्लिन रिकग्नाइज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मतलब साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर को समझने की मतलब समझा जाता है, तो अदर डिसिप्लिन में इसको कैसे मतलब इसके डिसिप्लिन को कैसे हम रिकग्नाइज करें, कैसे इसका इंपॉर्टेंस है वो समझाता जाता है अदर डिसिप्लिन्स में। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हैज़ emerged in psychology with researchers and scholars in science, social science and humanities valuing insight। देखिए साइकोलॉजी में तो ह्यूमन माइंड के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, मेंटल प्रोसेसेस के बारे में तो जैसे पढ़ा जाता है, तो ये सब चीज़ें अदर साइंस है, जैसे कि सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ है, वहाँ पे भी इन सब चीज़ों की वैल्यू को समझा जाता है। वहाँ पे भी साइकोलॉजी में जो जो चीज़ें पढ़ी जाती है वो साइंस में, सोशल साइंस में यहाँ पे भी पढ़ी जाती है। मैंने आपको पहले ये चीज़ें बता दी थी कि कैसे साइकोलॉजी अलग अलग डिसिप्लिन में पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी शेयर नॉलेज विथ न्यूरोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, मेडिसिन एंड कंप्यूटर साइंस व्हेन स्टडिंग ब्रेन एंड बिहेवियर। देखिए साइकोलॉजी ने जो अपना नॉलेज है वो शेयर किया न्यूरोलॉजी के साथ, फिजियोलॉजी के साथ, बायोलॉजी के साथ, मेडिसिन के साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ। किस लिए? ब्रेन एंड बिहेवियर को समझने के लिए, ब्रेन एंड बिहेवियर की स्टडी करने के लिए इन सब सब्जेक्ट के साथ, इन सब डिसिप्लिन के साथ साइकोलॉजी ने अपना नॉलेज शेयर किया। इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, साइकोलॉजी कोलैबोरेट विथ एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। देखिए
सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में, मतलब सोशली हमारा बिहेवियर कैसा होता है और उस टाइम पे हमारे थॉट्स कैसे होने चाहिए, ये समझने के लिए साइकोलॉजी ने कोलैबोरेट किया। किसके साथ? एंथ्रोपोलॉजी के साथ, सोशियोलॉजी के साथ, सोशल वर्क के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ एंड इकोनॉमिक के साथ। ये सब चीज़ें आप जब सोशल साइकोलॉजी में पढ़ोगे उस टाइम पे आपको ये समझ में आ जाएगी कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर को हम सोशल कल्चरल जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है उसके हिसाब से हमें अगर समझना है तो कैसे हम इनके थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट, म्यूजिक एंड ड्रामा, साइकोलॉजी इंटरसेक्ट विथ लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूजिक। मतलब साइकोलॉजी ने किसके साथ इंटरसेक्ट किया? लिटरेचर के साथ, आर्ट्स के साथ, म्यूज़िक के साथ। यहाँ पे भी साइकोलॉजी आती है। देखिए हमारे इमोशंस अगर पॉजिटिव हो, हमारा मतलब परसेप्शन, अटेंशन, जो भी हमारी ग्रैबिंग पावर है वो अगर अच्छी हो तो हम अच्छा लिख सकते हैं, हमारा अच्छा आर्ट होगा। म्यूज़िक अगर हमें जो भी हमारा गाना है वो अगर हमारे माइंड को पसंद है उसके साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी के बारे में तो आपको पता है कि साइकोलॉजी फिलोसॉफी का ही पार्ट थी, इसीलिए फिलोसॉफी में भी साइकोलॉजी पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है, ये जो फिलोसॉफी तो हो गया। नेक्स्ट है मेडिसिन। मेडिसिन क्यों? क्योंकि देखिए जो पेशेंट्स होते उनकी साइकोलॉजिकल मतलब मेंटली वो अगर स्ट्रांग बने तभी हम उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रख पाते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं, वो पढ़ा जाता है मेडिसिन। मेडिसिन मतलब जो भी हमारा बायोलॉजी है, मेडिकल साइंस है, वहाँ पे साइकोलॉजी होती है। क्यों? क्योंकि लोगों की मेंटल हेल्थ को अगर हम अच्छी तरह से रखें तो उनको अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। ये मैंने आपको अभी बताया कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस में सोशल साइकोलॉजी में कैसे साइकोलॉजी इम्पैक्ट करती है और वहाँ से हम हमारे बिहेवियर को कैसे समझ पाते हैं, ये सब पढ़ा जाता है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस। ये सब चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है कंप्यूटर साइंस के बारे में, लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी के बारे में। यहाँ पे जो लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी है, यहाँ पे साइकोलॉजी का कैसे हेल्प मिलता है कि हम उसकी डिसीजन मेकिंग को, उसको गिल्ट लाने में, पनिशमेंट देने में एंड एडिंग लीगल प्रोसेसेस को समझने में साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है। कहाँ पे? लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी में। नेक्स्ट है मास एंड कम्युनिकेशंस। यहाँ पे साइकोलॉजी हमें क्या करती है? हेल्प करती है हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज जो होती है उसको सुधारने में। मास एंड कम्युनिकेशन में साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है। अभी मैंने म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स के बारे में तो आपको बताया है कि यहाँ पे साइकोलॉजी क्या हेल्प करती है? परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में साइकोलॉजी हेल्प करती है। लास्ट है हमारा आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम जो आर्किटेक्चर जो होता है, इंजीनियरिंग में जो भी हम डेवलपमेंट लाते हैं वो सब चीज़ों में हमारी साइकोलॉजी कैसे हेल्प करती है कि जो इनकॉर्पोरेट साइकोलॉजिकल इंसाइट इन डिज़ाइन टू कैटर टू ह्यूमन नीड्स एंड सेफ्टी। मतलब ह्यूमन नीड्स और सेफ्टी क्या क्या है ये चीज़ें समझने के लिए आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग में हमें साइकोलॉजी हेल्प करती है। लास्ट जो पॉइंट है हमारा, अभी तो साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया। अभी आप खुश हो जाइए कि साइकोलॉजी का जो लास्ट पॉइंट है हमारा कि साइकोलॉजी एवरीडे लाइफ में कैसे यूज़ होती है, वो हम लास्ट में यही लास्ट हम समझेंगे कि साइकोलॉजी जो हमें एवरीडे लाइफ में कैसे यूज़ होती है। साइकोलॉजी सर्व नॉट जस्ट एज अ फील्ड दैट सेटिस्फाइज आवर क्यूरियोसिटी अबाउट ह्यूमन नेचर बट ऑल्सो ऑफर सोल्यूशन टू वाइड अरे ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब साइकोलॉजी बस हमें ये समझने के लिए मदद नहीं करती, क्योंकि इस फील्ड में बस यही नहीं होता कि ह्यूमन नेचर को समझे, ह्यूमन बिहेवियर को समझे, ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझे, मेंटल प्रोसेसेस को समझे। एक सेकेंड सर, व्हाट्सएप ओके हो रहा है सर? नहीं, एक मिनट।
कॉल आया है, 1 मिनट। अभी जो लास्ट सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर से हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, जो हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी सर्व नॉट जस्ट एज अ फील्ड दैट्स ओके, साइकोलॉजी सर्व नॉट जस्ट एज द फील्ड्स दैट सेटिस्फाइज आवर क्यूरियोसिटी अबाउट ह्यूमन नेचर। मतलब साइकोलॉजी बस ये फील्ड ऐसी नहीं है कि बस वो हमको मेंटल प्रोसेसेस को, बिहेवियर को, या फिर हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको समझने के लिए हेल्प तो करती है, लेकिन यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा हमें ये हेल्प करती है कि हम हमारे प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे निकालें, खुद की प्रॉब्लम्स को कैसे समझे और उसका सलूशन हम कैसे निकाल पाए। ये सब साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है। मतलब हमारा जो डेली लाइफ होता है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी ही यूज़ करते हैं। मतलब देखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करते हैं, उसमें सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम क्या करते, मेंटल प्रोसेस को मेंटली प्रोसेस हो जाते कि यार क्या करना चाहिए, अभी मुझे तो थोड़ी देर बाद बाहर जाना है, तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें मुझे करनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप सोचने लगते हो। मतलब मेंटल प्रोसेसेस यहाँ पे आपकी एक्टिवेट हो जाती है। ये साइकोलॉजी में आता है। ये मतलब साइकोलॉजी हमारे डेली लाइफ में होती है। इश्यूज एड्रेस्ड बाय साइकोलॉजी स्पैन पर्सनल, familial, group and community levels, extended to national and international dimension। देखिए यहाँ पे जो साइकोलॉजी हमारे जो भी इश्यूज़ है वो एड्रेस किए जाते हैं बाय साइकोलॉजी। मतलब साइकोलॉजी के थ्रू हमारे जो भी इश्यूज़ है वो एड्रेस किए जाते हैं। कौन कौन से, पर्सनल है, फैमिलियल है, ग्रुप इश्यूज़ है, कम्युनिटी लेवल्स इश्यूज़ है, एक्सटेंडिंग टू नेशनल एंड इंटरनेशनल डायमेंशन। मतलब जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही होती है डेली लाइफ में, वो सब चीज़ें साइकोलॉजी के थ्रू एड्रेस की जाती है। वेरियस प्रॉब्लम लाइक इन एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, सोशल जस्टिस एंड इंटरग्रुप रिलेशन हैव साइकोलॉजिकल रूट्स स्टेमिंग फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग एंड बिहेवियर पैटर्न्स। अ साइकोलॉजिकल एनालिसिस aids in understanding and resolving these problems effectively। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जो भी फील्ड्स है, अभी आप हमने ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी में जो फील्ड्स देखी, हेल्थ है, इन्वायरमेंट है, सोशल जस्टिस है, वो सब जो चीज़ें हैं ना, इनके रूट्स कहाँ पे है, साइकोलॉजी में। और ये हमें हेल्प करती है हमारे, मतलब ये कहाँ से आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग से आते हैं, बिहेवियर पैटर्न से आते हैं। ये जो चीज़ें हमारे जो प्रॉब्लम्स होती है वो कहाँ से आती है, नेगेटिव थिंकिंग एंड बिहेवियर प्रॉब्लम से आती है। यहाँ पे साइकोलॉजी हमें क्या हेल्प करती है, उसको एनालाइज करने में हेल्प करती है, उसको समझने में हेल्प करती है कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को समझें और उसको कैसे रिसॉल्व करें, कैसे उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। इसके लिए हमें साइकोलॉजी हेल्प करती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि रोल्स ऑफ साइकोलॉजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब साइकोलॉजी का प्रॉब्लम सॉल्विंग में रोल क्या है वो हम देखते। साइकोलॉजी पोटेंशियल इन एड्रेसिंग लाइफ चैलेंज इन इंक्रीसाइजिंगली रिकॉग्नाइज्ड विथ मीडिया प्लेइंग एन क्रूशियल रोल इन पॉपुलराइजिंग साइकोलॉजिकल सोल्यूशन। गर्मी के ज़्यादा बढ़ने से दिमाग में भी तान आ जाता है। यहाँ पे बस हमें यही समझना है कि
जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग में साइकोलॉजी का रोल क्या होता है, वहाँ पे साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है कि कैसे हम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ें क्या है, पॉजिटिव चीज़ें क्या है, उन दोनों को मिलाकर कौन सी चीज़ें करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये करने में साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है कि कैसे हम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कि पहले हम हमारी प्रॉब्लम को समझें, उसका इफ़ेक्ट समझें कि कैसे वो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही है, उसके बाद वो कहाँ से आ रही है, प्रॉब्लम कैसे आ रही है, कैसे उसको हम मतलब आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ये सब समझने के लिए साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है। बस यही यहाँ पे ये पॉइंट बताया गया है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज। देखिए, अभी तो हमने समझा कि साइकोलॉजी हमारी डेली लाइफ में कैसी आती है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए साइकोलॉजी हमें कैसे हेल्प करती है। बस अभी हमें लास्ट पॉइंट समझना है कि लास्ट क्या समझना है। अभी हमने साइकोलॉजी के बारे में समझा कि साइकोलॉजी क्या है, उसके बाद साइकोलॉजी की स्ट्रीम्स के बारे में समझा, साइकोलॉजी कैसे पैदा हुई, मतलब उसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ वो समझा। ये सब चीज़ें जो हमने समझी, उसके बाद उसका एप्लीकेशन हम हमारी रियल लाइफ में कैसे करें, डेली लाइफ में कैसे करें, ये यहाँ पे बताया गया है। मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के बताऊंगी और उसके बाद उसका समरी बताऊंगी कि आखिर साइकोलॉजी को बताना क्या है, कि कैसे हम उसको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर पाए। Beside aiding social service, understanding psychology is personally beneficial for self-analysis and interpersonal relationship. Utilizing psychological principle can help in developing effective study habits, enhancing memory, and resolving personal and social issues through appropriate decision-making strategies. Psychological insights are valuable for reducing exam stress and for fostering personal growth, offering rewards from both पर्सनल एंड सोशल स्टैंड पॉइंट। देखिए, इसमें क्या बताया गया कि साइकोलॉजी हमें कैसे हेल्प करती है खुद को समझने के लिए, और जो भी हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसको समझने के लिए साइकोलॉजी हेल्प करती है। उसके साथ साथ साइकोलॉजी क्या हेल्प करती है कि हमारे जो स्टडी हैबिट है उसको बढ़ाने में, स्टडी हैबिट्स जो हमारी है उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हेल्प करती है। इन्हांसिंग मेमोरी, मतलब हमारी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारे पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स है, उनमें डिसीजन मेकिंग, हमारी जो डिसीजन मेकिंग की स्ट्रैटेजीज़ है उनको और मतलब इन्हांस करने में साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है। उसके साथ साथ साइकोलॉजी क्या करती है, साइकोलॉजिकल इंसाइट आर वैल्यूबल फॉर रिड्यूसिंग एग्ज़ाम स्ट्रेस। मतलब जो भी हमारा एग्ज़ाम का स्ट्रेस आता है, जो भी हमें स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी फील होती है या फिर डिप्रेशन, जो भी चीज़ें हमारे साथ होती है उसको समझने के लिए, उन पर जो भी हमारा सोल्यूशन हमें ढूंढने के लिए साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है। उसके साथ साथ क्या करती है, पर्सनल ग्रोथ करने के लिए साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है। जैसे कि हम सोशली कैसे आगे बढ़ सके, पर्सनली कैसे ग्रोथ कर सके, इन सब चीज़ों के लिए साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है। अगर ओवरऑल मैं बताऊँ तो साइकोलॉजी हमारी डेली की जितनी भी छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी जो चीज़ें हम करते उन सब में हमें साइकोलॉजी हेल्प करती है। बस इतना ही आपको समझना है कि साइकोलॉजी हमें कैसे एप्लीकेशन हम साइकोलॉजी का कर सकते हैं। जो भी हमारे डेली हैबिट्स है उनमें हम अगर साइकोलॉजी का एप्लीकेशन करें, हमारे बिहेवियर को हम अच्छे से समझें, हमारे मेंटल प्रोसेसेस को अगर हम अच्छे से समझें, हमारे एक्सपीरियंस को अगर उससे हम अच्छे से लर्न करें, तो हम हमारे लाइफ को अच्छे से और मतलब अच्छे से बना पाएंगे, बेटर तरीके से डेवलप कर पाएंगे। बस यही चीज़ें इस चैप्टर में हमें बताई गई है। तो यहाँ पे हमारा ये पहला जो फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ अ साइकोलॉजी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के बारे में देखा, ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आगे के चैप्टर में मतलब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, वो हम देखने वाले। देखिए, इतना फास्ट तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन इंट्रोडक्शन जो होता है ना वो ऐसे ही होता है। तो आप जब ये लेक्चर देखोगे तो आपको ये शॉर्ट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, जो चीज़ें हमने देखी वो मैंने आपको फिर बताई थी, फिर से बता दूँ। व्हाट इज़ द साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर, popular notion about the discipline of psychology, evolution of psychology, development of psychology in India, branches of psychology, psychology and other discipline, psychology in everyday life। ये सब चीज़ें हमने इस लेक्चर में देखी।
तो देखिए एनसीईआरटी में ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ऐसे मतलब कन्फ्यूजन के साथ, मतलब बहुत सारा डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दिया गया है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन इस चैप्टर मतलब यहाँ पे इस लेक्चर में ये जो चैप्टर है मैंने एकदम